शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। 2 फिर 3 10 मिनट बाद उसे पसीना आने लगा क्योंकि खुदाई में कोई प्रगति नहीं दिख रही थी। आरव मेहरा के चेहरे पर थोड़ी चिंता देखी जा सकती थी, लेकिन फिर भी उसने ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे मिट्टी खोदी। आरव मेहरा जानता था कि यह एक ऑब्सीडियन फूल था, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह सभी बुराइयों की जड़ है। अगर ऑब्सीडियन फूल को जरा भी नुकसान हुआ तो आरव मेहरा को असहनीय नुकसान होगा। जादू के चरम युग के दौरान बहुत कम जादूगरों ने जीवित ऑब्सीडियन फूल देखा था। यह हजारों मरे हुए लोगों के आक्रोश का क्रिस्टलीकरण था। यह इस दुनिया के सबसे दुर्भावनापूर्ण और सबसे भयावह अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता था। प्रत्येक पंखुड़ी में लाइलाज जहर होता था। एक उच्च जादूगर पावरहाउस सिर्फ एक स्पर्श से तुरंत मर सकता था। इसके अलावा ये भी कहा जाता था कि ऑब्सीडियन फूल से जहर खाए गए व्यक्ति की आत्मा को भी अनंत काल तक दर्द और यातना सहनी पड़ती है। हालांकि खिलते हुए ऑब्सीडियन फूल का फल एक बेहद कीमती जादुई सामग्री थी। ऑब्सीडियन फूल 3 तरह के फल दे सकता था और हर तरह का फल कीमिया के लिए इस्तेमाल किए जाने पर चमत्कार करने के लिए पर्याप्त था। आरव मेहरा को याद आया कि लगभग 500 साल बाद लॉरेंस नामक एक बदकिस्मत मास्टर कीमियागर ने एक तूफान में अपनी पूरी पारिवारिक संपत्ति खो दी। अपने नाम पर सिर्फ 100 स्वर्ण होने के कारण लॉरेंस ने उस पैसे का इस्तेमाल एक मुरझाया हुआ फल खरीदने में किया। उस समय सभी को लगा कि लॉरेंस का काम खत्म हो गया है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि 1 साल बाद लॉरेंस मुरझाए हुए फल पर भरोसा करके पहला सच्चा आत्मा जादू उपकरण बनाएगा और कारीगरों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। उस समय लोग सिर्फ इतना जानते थे कि लॉरेंस ने अपने 100 स्वर्णों से जो फल खरीदा था उसे हार्ट ऑफ लाइट कहा जाता था। यह ऑब्सीडियन फूल के खिलने से मिलने वाले 3 फलों में से एक था। यह ऑब्सीडियन फूल द्वारा निर्मित कीमिया का चमत्कार था। इसने एक मास्टर को जो एक गतिरोध में था एक कारीगर बनने दिया। आरव मेहरा को ऑब्सीडियन फूल को खोदने में 30 मिनट लगे और फिर भी उसने इसे छूने के लिए अपने हाथों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने गोल्ड एसेंस से बने दस्ताने पहने। उनसे उसने पूरा ऑब्सीडियन फूल बाहर निकाला। एक भयावह ठंडी हवा चली और अनगिनत भूत मिट्टी के छेद से उड़ गए। उस पल पूरी दुनिया भयावह और भयानक हो गई और शोकपूर्ण चीखें गूंज उठीं। आरव मेहरा को पता था कि यह ऑब्सीडियन फूल के आक्रोश का क्रिस्टलीकरण था। उसने घबराया नहीं और इसके बजाय सिर्फ स्पिरिट डिफेंस का इस्तेमाल किया, उसके बाद बेनिशेविल का। एक पल में ठंडी हवा रुक गई और भूत गायब हो गए क्योंकि उसके आसपास शांति लौट आई। सब कुछ खत्म होने के बाद आरव मेहरा ने एक हाथ में ऑब्सीडियन फूल और दूसरे हाथ में स्पिरिचुअल मैजिक स्टाफ को पकड़कर छेद से बाहर रेंगते हुए निकला। वापस जाने का समय आ गया है। छेद से बाहर निकलने के बाद आरव मेहरा ने आखिरी बार काली बंजर भूमि पर नजर डाली। ऐसा करते हुए उसने एक अजीबोगरीब घटना देखी। यहाँ इतने सारे कंकाल योद्धा हैं। यह अजीब था। हेगमन मर गया, फिर भी न केवल कंकाल योद्धाओं की संख्या कम हुई बल्कि यह आश्चर्यजनक रूप से बढ़ भी गई। आरव मेहरा की आंखें चमक उठी जब उसने उन संपन्न कंकाल योद्धाओं को देखा। उसने मूल रूप से कीमिया कठपुतली को मरम्मत के लिए नोसेंट में वापस लाने की योजना बनाई थी, लेकिन इतने सारे कंकाल योद्धाओं को देखने के बाद आरव मेहरा खुद को रोक नहीं सका। ये कंकाल योद्धा इतने जीवंत दिख रहे थे, अगर वह उन्हें नहीं पकड़ता तो ये शर्म की बात होगी। आरव मेहरा ने कीमिया कठपुतली को 2 आदेश देने से पहले थोड़ा सोचा। पहला था आसपास शिकार करना और दूसरा था मरे हुए सार को इकट्ठा करना। काले बंजर भूमि के कंकाल योद्धाओं के लिए ये 2 आदेश बस एक दुष्स्वप्न थे। स्वाभाविक रूप से इसका अब आरव मेहरा से कोई लेना देना नहीं था। अगले महीने के लिए कीमिया कठपुतली की स्थिति की व्यवस्था करने के बाद आरव मेहरा ने अपने लबादे से धूल झाड़ दी और एक बार फिर से प्लेनर पथ को खोलने के लिए मंत्र का इस्तेमाल किया। वह अपनी अगली यात्रा के दौरान नेदर आयरन वेन का खनन शुरू करेगा और बुक ऑफ डेथ के लिए उस शॉर्टकट की भी तलाश करेगा। एक छोटे से स्थानिक विरूपण के बाद आरव मेहरा एक बार फिर नोसेंट में लौट आया। उसने इस बार छिपे हुए कक्ष में अपने पुरस्कारों की जांच नहीं की। इसके बजाय वह तुरंत बगीचे में गया और अपने साथ लाया हुआ ऑब्सीडियन फूल लगाया। और फिर पूरा बगीचा। ऑब्सीडियन फूल को सभी बुराइयों की जड़ यूं ही नहीं कहा जाता था। इसकी विषाक्तता उच्च जादूगरों को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त थी, तो एक छोटा बगीचा इसकी शक्ति के कहर से कैसे बच सकता था। इसे लगाने से ही पूरे बगीचे में बहुत बड़े बदलाव आए। पेड़ मुरझा गए, फूल मुरझा गए और कुछ ही समय में पूरे बगीचे के सारे पौधे मर गए। एक पल के लिए आरव मेहरा को समझ नहीं आया कि आगे क्या करना है, लेकिन आखिरकार उसने कुछ सोचा और बगीचे के प्रवेश द्वार पर 2 कीमिया सरणियां बना दी ताकि विषाक्तता बाहर न जा सके। साथ ही उसने नौकरों से कहा कि बगीचे के पास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आरव मेहरा ये सब करने के बाद ही थोड़ा आराम कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि यह केवल लक्षणों का इलाज कर रहा था, जड़ का नहीं। अभी कोई समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन एक बार जब ऑब्सीडियन फूल पूरी तरह से खिल जाएगा और फल देने लगेगा तो वे 2 कीमिया सरणियां विषाक्तता को दूर रखने में असमर्थ होंगी। उस समय एकमात्र विकल्प सभी को बाहर निकालना होगा।
लेकिन इससे पहले कि वह कोई बेहतर उपाय सोच पाता, ये 2 सरणियां अभी के लिए काम कर देंगी। स्वाभाविक रूप से अगर वह बाद में एक परजीवी पेड़ खोजने के लिए भाग्यशाली था तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। ऑब्सीडियन फूल के साथ लगाया गया एक परजीवी पेड़ न केवल ऑब्सीडियन फूल की विषाक्तता को अवशोषित करेगा, बल्कि यह ऑब्सीडियन फूल को एक के बजाय 2 फल भी देगा। लगता है मुझे सवेज हाईलैंड्स की खोज करने का अवसर खोजना होगा। आरव मेहरा ने अपना गाल खुजलाया और अपनी फसल की जांच करने के लिए अपने अध्ययन में लौट आया। 30 मिनट का प्रवास 3 घंटे में बदल गया था। बोन प्लेन में आरव मेहरा की फसल में वाकई काफ़ी वृद्धि देखी गई थी। जब आरव मेहरा पहली बार वापस आया तो उसने केवल कुछ कीमती जादुई रत्न प्राप्त किए थे और एक फ्रॉस्ट लिच हॉट के अलावा बाकी की फसल एक इनहेरिटेंस मैजिक टूल के लायक भी नहीं थी। लेकिन इस बार आरव मेहरा ने बोन डेविल की लाश से 23 डार्क फायर बुलेट प्राप्त की, जिनमें से प्रत्येक कम से कम एक शानदार मैजिक टूल के लायक थी। उसने अपने हाथ में मैजिक स्टाफ भी पाया, जो एक वास्तविक आध्यात्मिक मैजिक टूल था, और यहाँ तक कि ऑब्सीडियन फ्लावर भी, जिसे सभी बुराइयों की जड़ के रूप में जाना जाता है। वहाँ कीमिया कठपुतली भी थी जो बोन डेविल से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। साथ ही सेज चैप्टर के अतिरिक्त 2 अल्टीमेट स्पेल स्लॉट भी थे। दूसरे शब्दों में इस यात्रा से यह फसल आरव मेहरा की कल्पना से कहीं अधिक थी। ओह, और वह इनहेरिटेंस रिंग है। बोन प्लेन में समय की कमी के कारण आरव मेहरा के पास रिंग का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने का समय नहीं था। अंदर से कंट्रोल रूम निकालने के बाद उसने इसे एक तरफ रख दिया था। लेकिन अब जब वह बोन प्लेन से बाहर निकल चुका था तो आरव मेहरा आखिरकार इस पर शोध कर सकता था। इनहेरिटेंस मैजिक टूल को क्रैक करना आरव मेहरा के लिए कोई जटिल काम नहीं था, क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में उस कौशल में महारत हासिल कर ली थी। रिंग को समझने में उसे आधे घंटे से भी कम समय लगा। स्थानिक जादू उपकरण। आरव मेहरा वास्तव में हैरान था कि यह एक स्थानिक जादू उपकरण था। आमतौर पर इनहेरिटेंस स्तर का स्थानिक जादू उपकरण आरव मेहरा को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इस युग में कीमिया सरणी तकनीक पहले से ही परिपक्वता के करीब पहुंच रही थी। स्थानिक विरूपण का प्रभाव प्राप्त करना असंभव नहीं था। वास्तव में आरव मेहरा के काले लबादे की जेबों को भी इसी तरह कीमिया सरणी से उपचारित किया गया था। उनकी जेबों का वास्तविक आयतन 2 गुना से भी ज्यादा हो गया था। वास्तव में चौंकाने वाले स्थानिक जादू के उपकरण आध्यात्मिक स्तर या सच्ची आत्मा के स्तर पर थे, क्योंकि स्थानिक जादू के उपकरण अपनी आत्मा या अवतार के माध्यम से अपनी असली शक्ति प्रदर्शित कर सकते थे। एक विरासत रिंग स्थानिक उपकरण, जैसा कि उसने पाया था, उसे विशेष रूप से मूल्यवान स्थानिक उपकरण नहीं माना जा सकता था। आरव मेहरा को उस स्थानिक जादू उपकरण की उत्पत्ति ने प्रभावित किया। यह विशेष उपकरण एक उच्च जादूगर का था। बोन प्लेन में रहते हुए आरव मेहरा हमेशा एक विचित्रता से परेशान रहता था। एक सम्मानित उच्च जादूगर केवल एक कर्मचारी को कैसे पीछे छोड़ सकता है? लेकिन अब वह इस स्थानिक अंगूठी को देखने के बाद समझ गया। बाकी सब उस अंगूठी के भीतर होना चाहिए। ये जानने के बाद कि यह एक स्थानिक जादू उपकरण था, इसे तोड़ना बहुत आसान हो गया। आरव मेहरा ने केवल एक कीमिया सरणी खींची और मैना प्रवाह के स्रोत को काटने के बाद अंगूठी की चमक मंद हो गई। उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। आरव मेहरा के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, इससे पहले कि वह विभिन्न चीजों से दब जाए। भाड़ में जाओ। आरव मेहरा ढेर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है। चारों ओर देखने के बाद वह कोसने से खुद को रोक नहीं सका। इतना बड़ा अध्ययन अभ्यस्क से भरा हुआ था, गहरा नीला और छूने पर ठंडा। अगर यह नेदर आयरन नहीं था तो क्या था? और उनमें से कुछ अयस्क चमक रहे थे, निश्चित रूप से मैजिक जेम्स। आरव मेहरा ने गिनना शुरू किया, लेकिन उसने जल्दी ही हार मान ली क्योंकि बहुत सारे थे। ब्लैक टॉवर का यह हाई मैच बहुत मेहनती था। आरव मेहरा ने नेदर आयरन और मैजिक जेम्स से भरे अपने अध्ययन को देखा और कुछ देर के लिए अवाक रह गया। उसने शुरू में सोचा था कि उसकी पिछली फसल काफ़ी चौंकाने वाली थी, लेकिन उसने इस अतिरिक्त इनाम की उम्मीद नहीं की थी। अब उसके पास अयस्क और रत्नों से भरा पूरा अध्ययन कक्ष था। अगर वह उन्हें अभी बेचता तो उसे संभवतः 10,000 से ज़्यादा स्वर्ण मिलते, और यह सिर्फ भौतिक मूल्य था। अगर उन्हें गिल्डेड रोज द्वारा संसाधित किया जाता तो यह संख्या काफ़ी बढ़ जाती। आरव मेहरा ने अपना चेहरा खुजलाया और नौकर को बुलाया। जाओ अंकल पावे से कहो कि मेरे लिए कुछ गाड़ियां लाएं। नहीं, कुछ दर्जन गाड़ियां। ... अप्रत्याशित नीदर आयरन अयस्कों और जादुई रत्नों के उस ढेर ने तुरंत कीमिया कार्यशालाओं में हलचल मचा दी। फेल्यू द्वारा महान कीमियागर हॉकिंस को वापस जाने के लिए मजबूर करने के बाद गिल्डेड रोज की प्रतिष्ठा पूरी तरह से जम गई थी, और हॉस द्वारा आग को हवा देने के साथ बासोरो द्वारा भेजे गए उन कुछ दर्जन कीमियागरों को व्यवस्थित किया गया। फेल्यू की देखरेख में नीदर आयरन अयस्कों और जादुई रत्नों को जल्दी से कीमिया वस्तुओं में बदल दिया गया, जो तब 1000 सल सिटी के बाजार में दिखाई दिए, जिसने कई व्यापारियों को चौंका दिया। अब गिल्डेड रोज के बारे में कहा जा सकता है कि उसके पास कौशल, प्रतिभा और संसाधन हैं। 10 दिनों में पुराने बटलर ने लगातार 4 बार संचालन का विस्तार किया। गिल्डेड रोज ने 13 दुकानें खोली और 1000 सल सिटी के लगभग हर कोने में फैल गया। हाल ही में आरव मेहरा गिल्डेड रोज में शायद ही कभी दिखाई दिए थे। वह उस ऑब्सीडियन फूल की देखभाल करने के लिए ज्यादातर घर पर ही रहता था। उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, क्योंकि ऑब्सीडियन फूल की विषाक्तता बहुत ज्यादा थी।
नौकर उसके पास नहीं जा सकते थे और केवल आरव मेहरा जैसा महान जादूगर ही ऑब्सीडियन फूल के पास पहुंचने के लिए मैना की सुरक्षा पर भरोसा कर सकता था। आज भी यही हुआ। ऑब्सीडियन फ्लावर की देखभाल करने के बाद उसने थोड़ी देर के लिए स्टडी में किताब पढ़ी और जैसे ही वह ये देखने के लिए तैयार हुआ कि एज रिफ्ट के लिए कारवां गिल्डेड रोज में तैयार है या नहीं, उसने दरवाजे पर जल्दी जल्दी दस्तक सुनी। दस्तक 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 दस्तक। आरव मेहरा ने अजीब भाव से दरवाजे की ओर देखा और कहा, अंदर आइए। यंग मास्टर, यंग मास्टर, अंकल पावे। आरव मेहरा चौंक गया। उन्मत्त दस्तक से आरव मेहरा को उम्मीद थी कि रैमी, फलेव या शायद रेमंड भी ओकलैंड से वापस आ रहे हैं, लेकिन आरव मेहरा ने कभी नहीं सोचा था कि यह स्थिर बूढ़ा बटलर होगा। यंग मास्टर, बाहर एक मेहमान है। वह बूढ़े बटलर की अभिव्यक्ति अजीब हो गई क्योंकि वह हिचकिचा रहा था। उसने कहा कि वह आपका पैतृक चचेरा भाई है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या मेरे दयालु चाचा फारियो की सिर्फ एक बेटी नहीं है? मुझे मत बताओ कि वह नाजायज संतान है। नहीं नहीं नहीं, वह फारियो का बेटा नहीं है। उसने कहा कि वह तुम्हारे सच्चे चाचा का बेटा है। क्या? आरव मेहरा का गला लगभग भर आया। असली और नकली चाचा कब से हो गए हैं? तुम जाकर देखो तो कैसा रहेगा। अच्छा, मैं जाकर देखूंगा कि क्या मेरे और भी चाचा हैं। आरव मेहरा उदास हो गया। बहुत सारे परेशान करने वाले लोग थे। जाहिर है एक फारियो काफी नहीं था। पता चला कि एक और चाचा है। अरे, क्या वे कभी खत्म नहीं होंगे? युवा मास्टर, मैंने उसे देखा और मुझे नहीं लगता कि वह नकली है। बूढ़े बटलर ने रास्ते में धीरे से फुसफुसाया। ओह, आरव मेहरा ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं। उन दिनों तुम्हारे दादा और तुम्हारे पिता वाकई दूसरी जगह से आए थे। मुझे अभी भी कुछ अफवाहें सुनने को याद हैं कि वे वास्तव में एक महान परिवार का हिस्सा थे, लेकिन किसी तरह के पारिवारिक विवाद के कारण उन्हें थाउजेंड सल्स सिटी में छिपना पड़ा। वह बूढ़े बटलर ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि वह उस व्यक्ति को संबोधित करना नहीं जानता था, इसलिए उसके पास अस्पष्ट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नीचे वाले ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। बिल्कुल नहीं। आरव मेहरा के चेहरे पर भाव अच्छे नहीं थे। फिर फारियो के बारे में क्या? ये तो मैं जानता हूँ। फारियो वाकई मेहरा है, लेकिन वह दूर का रिश्तेदार है। लेकिन जब तुम्हारे पिता अमीर हो गए तो वह मदद के लिए आया और रोया, और तुम्हारे पिता के कोमल हृदय के कारण उसने तुरंत अपने रिश्तेदार को स्वीकार कर लिया। वह कमीना। आरव मेहरा को वाकई उलझन महसूस हुई। पहले तो वह खुश हुआ क्योंकि राजीव मेहरा के रिश्ते काफ़ी सरल थे, जिससे उसे काफ़ी ऊर्जा की बचत होती थी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति अचानक बदल जाएगी। न केवल उसका चचेरा भाई नीचे इंतजार कर रहा था, बल्कि एक और चाचा भी आ गया था। भूल जाओ, वैसे भी इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उसे देखने के बाद तय करूंगा कि क्या करना है। आरव मेहरा स्टडी रूम से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उसने देखा कि लिविंग रूम में 20 साल का एक युवक बैठा है। आरव मेहरा चेहरे पर मुस्कान लिए आगे बढ़े और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं राजीव मेहरा हूँ। मैं विलियम मेहरा हूँ। युवक ने आरव मेहरा के हाथ की ओर देखा, लेकिन उसने हाथ नहीं मिलाया और न ही खड़ा हुआ। उसने बस लिविंग रूम की ओर कुछ छिपी हुई घृणा के साथ देखा। आप मुझे ग्रेट मैच विलियम या ग्रेट अल्केमिस्ट विलियम कह सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आपके लिविंग रूम की व्यवस्था इतनी खराब है, आपको इसे जल्दी से बदल लेना चाहिए। मैं ऐसी खराब जगह पर मेहमानों का स्वागत करने का आदी नहीं हूँ। हाँ, आरव मेहरा अचानक दंग रह गए। खुद को विलियम मेहरा कहने वाले इस युवक में वाकई ग्रेट मैच की शक्ति थी और वह कम से कम 5वें रैंक पर था। इस तथ्य से कि वह 30 साल का भी नहीं था, ये काफ़ी चौंकाने वाला माना जा सकता है। आखिरकार रयान, जो अपनी 20वीं की उम्र में प्रथम श्रेणी का महान जादूगर बन गया था, उसे हजारों सल्स सिटी में 100 साल में शायद ही कभी देखा जाने वाला जीनियस कहा जाता था। फिर भी यहाँ विलियम कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। प्रथम श्रेणी और 5वीं श्रेणी के बीच सिर्फ कुछ रैंक का अंतर था, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। 5वीं श्रेणी का महान जादूगर न केवल चौथे दर्जे के मंत्र सीख सकता था, बल्कि उसके पास 5 मैजिक कंडक्टिंग रून भी हो सकते थे। जब मैजिक कंडक्टिंग रून 5 रून तक पहुंच जाता था तो उसमें गुणात्मक परिवर्तन होता था। इस तरह का परिवर्तन 5वीं श्रेणी के महान जादूगर को एक नए दायरे में जाने की शक्ति देता था। आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि इस एक विलियम मेहरा से लड़ने के लिए 10 रयान की जरूरत होगी। जब इस उम्र में इतनी ताकत होती है तो कोई वास्तव में घमंडी हो सकता है। लेकिन जब आरव मेहरा उस अहंकार का निशाना बना तो उसका मूड कुछ खराब हो गया। ठीक है राजीव मेहरा, मैं इस बार आपको ये बताने आया हूँ कि आपके दादा और मेरे दादा दोनों ही मेहरा परिवार से हैं। पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से आपको मुझे बड़ा चचेरा भाई या बड़ा भाई कहना चाहिए, लेकिन मैं ये सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। इसलिए यदि कोई विशेष परिस्थितियाँ नहीं हैं तो आप मुझे केवल महान जादूगर विलियम या महान कीमियागर विलियम के रूप में संबोधित कर सकते हैं। जरूर, महान जादूगर विलियम, उसने सहमति जताई। मैं इस बार इसलिए आया क्योंकि कुछ बुजुर्गों ने इस पारिवारिक शाखा के बारे में पता नहीं किस माध्यम से कुछ पूछताछ की और आपकी अप्रिय स्थिति, आपके पिता के जहाज के डूबने, आपके कर्ज और आपके 9वें रैंक के जादू प्रशिक्षु होने के बारे में सुना, जो वर्षों के प्रयासों के बाद भी जादूगर नहीं बन पाए थे।
इस प्रकार उन बुजुर्गों ने मुझे आपके पिता द्वारा छोड़े गए कर्ज से निपटने में आपकी मदद करने के लिए भेजा, साथ ही आपको जादू में कुछ संकेत देने के लिए ताकि आप जल्दी से कोई दयनीय काला लबादा पहन सके ताकि आप मेहरा परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल न करें। यह महान जादूगर विलियम, मुझे कुछ पूछना है। बहुत ज्यादा जानना आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपको नहीं पूछना चाहिए उसे न पूछना ही बेहतर है। युवा महान जादूगर ने उसकी ओर देखा भी नहीं क्योंकि उसने अपने सवाल को उस तरह के दबंग लहजे और दिखावट के साथ रोक दिया जो ऐसा लग रहा था जैसे वह परिवार के नौकर को आदेश देते समय इस्तेमाल करता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा राजीव मेहरा, मैंने सुना है कि आपके नाम पर गिल्डेड रोज नाम से एक कीमिया की दुकान है। हाँ, ये सही है। सिर हिलाने के बाद आरव मेहरा ने एक बार फिर अजीब भाव से विलियम मेहरा की ओर देखा। गिल्डेड रोज अब महानता की राह पर होना चाहिए, लेकिन ये केवल 1000 सल्स सिटी में प्रसिद्ध होना चाहिए। तो ओकलैंड के इस युवा महान जादूगर को गिल्डेड रोज के बारे में कैसे पता चल सकता है? दुर्भाग्य से युवा महान जादूगर ने अपनी बातचीत जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और अपने प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद उठ गया। ठीक है, एक दिन मैं ओकलैंड से भागकर आने से मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। किसी को मेरे लिए एक शांत अतिथि कक्ष तैयार करने को कहो और रात का खाना सीधे मेरे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। आरव मेहरा उस पर अपनी आंखें घुमाने की भी जहमत नहीं उठाना चाहता था। बूढ़ा बटलर इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने तुरंत 2 नौकरों को बुलाया और उनसे उस महान जादूगर के लिए एक अतिथि कक्ष और भोजन की व्यवस्था करने को कहा। फिर भी युवा महान जादूगर अभी भी नहीं हिला था, बल्कि वह आरव मेहरा को संदेह से देख रहा था। जब उसने आरव मेहरा के हैरान चेहरे को देखा तो उसने असंतोष में ठंडी सांस ली। तुम अभी भी विचलित क्यों हो? क्या तुम मुझसे अपना सामान खुद ले जाने की उम्मीद करते हो? क्या तुम अंधे हो? अरे, वह वाकई मुसीबतें ढूंढ रहा है, आरव मेहरा ने मन ही मन कोसा। उसने एक नौकर को बुलाया ताकि वह इस महान जादूगर विलियम का सामान ले जा सके, और जब वह अचानक प्रकट हुए इस चचेरे भाई को विदा करने में कामयाब हो गया तो आरव मेहरा धीरे धीरे शांत हो गया और सोचने लगा कि आखिर इस स्थिति का कारण क्या था। इस विलियम मेहरा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने जो शव लिया है वह संभवतः उस प्रभावशाली मेहरा परिवार का है जिसका उसने उल्लेख किया था, लेकिन मेहरा परिवार का पिछले दशकों से 1000 सल्स सिटी से कोई लेना देना नहीं था, तो उन्हें अचानक कैसे याद आया कि उनका कोई रिश्तेदार वहां लापता है? क्या ये वास्तव में वैसा ही हो सकता है जैसा विलियम ने कहा था? क्या ये थोड़ा बहुत संयोग नहीं है? संभावनाओं पर विचार करने के बाद आरव मेहरा को कुछ सूझा। और ठीक है, उसने अभी पूछा कि क्या मेरे पास गिल्डेड रोज नाम की कोई कीमिया की दुकान है? क्या ये गिल्डेड रोज की वजह से हो सकता है? ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए इस चचेरे भाई के साथ रहना होगा। आरव मेहरा ने हंसते हुए एक नौकर से कहा कि वह अपने बड़े चचेरे भाई की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करे और फिर पुराने बटलर के साथ गिल्डेड रोज के लिए निकल जाए। हाल ही में गिल्डेड रोज का विकास बहुत तेजी से हुआ था। पुराने बटलर ने पिछले 10 दिनों में 13 शाखा स्टोर खोले थे जो अब पूरे 1000 सल्स सिटी को कवर करते हैं, लेकिन ज्यादातर समय लोग इन शाखा स्टोर को लॉयन किंग स्ट्रीट गिल्डेड रोज या क्वालिटी रिसर्च स्ट्रीट गिल्डेड रोज जैसे कुछ कहते थे। केवल विक्टोरियस रिटन स्ट्रीट पर स्थित स्टोर को सीधे गिल्डेड रोज कहा जाता था। इस बिंदु तक गिल्डेड रोज को पहले से ही विक्टोरियस रिटन स्ट्रीट पर एक विशालकाय माना जाता था। इसने एक पूरी सड़क पर कब्जा कर लिया था और आकार में यह उस सेज टॉवर के बराबर था जिसका सामना ये कर रहा था। लेकिन चाहे वह पुराना बटलर हो या आरव मेहरा, उन दोनों को लगा कि एक ही स्थान पर बहुत सारी कीमिया वस्तुओं को इकट्ठा करना अच्छा नहीं था। इस प्रकार सड़क के एक हिस्से को प्रौद्योगिकी केंद्र, बड़ी संख्या में कीमिया कार्यशालाओं और बड़ी संख्या में कीमिया प्रयोगशालाओं के रूप में फिर से बनाया गया ताकि हर कीमियागर को सबसे अच्छा काम करने का माहौल मिल सके। स्टोरफ्रंट के लिए जो कुछ भी वैसा ही रहा, वह मूल गिल्डेड रोज था ताकि जब लोग पहली बार आए तो वे यह न देख सके कि यह 1000 सल्स सिटी की पहली गिल्डेड रोज कीमिया की दुकान थी। आरव मेहरा ने गिल्डेड रोज में प्रवेश करने के बाद कुछ कीमियागरों का अभिवादन करने के बाद दूसरी मंजिल पर चले गए। जब से गिल्डेड रोज फल फूल रहा था तब से बहुत समय हो गया था जब से आरव मेहरा ने खुद कुछ बनाया था। यहाँ तक कि अगर उसे कभी कभार कुछ कीमती जादुई सामग्री मिल भी जाती तो आरव मेहरा उसे फेल्यू को दे देता और ये पूछने की जहमत नहीं उठाता कि वे बर्बाद हो गई हैं या नहीं। इस तरह वह फेल्यू को बहुत सारा अनुभव जमा करने देते हुए मात्रा कम करने में सक्षम होगा। उस युवा कीमियागर ने 2 दिन पहले अपनी अड़चन को तोड़कर एक सच्चा महान कीमियागर बन गया। यह आरव मेहरा के अलावा गिल्डेड रोज का पहला महान कीमियागर था। आरव मेहरा आज फेल्यू से बात करने आया था ताकि वे यहाँ से उसके मार्ग की योजना बना सकें। आखिरकार महान कीमियागर का पद बहुत महत्वपूर्ण था। जादू सभ्यता के शिखर पर एक महान कीमियागर बनना कीमिया के मार्ग पर पहला कदम माना जाता था। अगर कोई अपने मार्ग पर गलत रास्ता अपनाता है तो उसे ठीक करना पहले की तरह आसान नहीं होगा। कुछ रास्ते असीम संभावनाओं वाले महान कीमियागर को असफल कर सकते हैं और कोई भी अच्छी उपलब्धि हासिल करने में असमर्थ हो सकते हैं। आरव मेहरा ने अपनी प्रयोगशाला में थोड़ी देर तक इंतजार किया, इससे पहले कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ गूंजी, लेकिन जब दरवाज़ा खोला गया तो आरव मेहरा नए आगंतुक को देखकर हैरान रह गया। फेल्यू की जगह ये रेमी था। रेमी, यह क्या है? यह इस तरह है, बॉस मेहरा, बाहर एक मेहमान है। उसने कहा कि वह तुम्हारा बड़ा चचेरा भाई है। उसने कहा कि तुम्हें तुरंत नीचे जाना होगा।
उससे मिलने के लिए नीचे जाना होगा। अब जबकि वह आधिकारिक तौर पर एक अल्केमिस्ट बन चुका था, रेमी आरव मेहरा का सामना करते समय घबराहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। गिल्डेड रोज के सबसे पुराने कर्मचारियों में से एक के रूप में रेमी की इस युवा बॉस के बारे में समझ इन नए अल्केमिस्टों से कहीं ज्यादा थी। रेमी ने मेसन को कांच की बोतल खाते हुए देखा था और उसने एक महान जादूगर को अपने युवा बॉस द्वारा 2 बार थप्पड़ खाते हुए देखा था। रेमी किसी और से ज्यादा इस बात से वाकिफ था कि यह मुस्कुराता हुआ युवा बॉस जितना दिख रहा था, उससे कहीं कम अच्छा स्वभाव वाला था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा अपने माथे पर एक नस फड़कती हुई महसूस कर सकता था। विलियम का वह साथी अभी भी खत्म नहीं हुआ था। कुछ सांस लेने के बाद आरव मेहरा ने शाप देने की अपनी इच्छा को दबा दिया और केवल एक उदास भाव के साथ उत्तर दिया, ठीक है रेमी, मैं समझता हूँ। तुम पहले जाओ। आरव मेहरा जल्दी से नीचे गया और पाया कि लॉबी में पहले से ही काफी लोग खड़े थे। फालू, हॉस, रेमी, विलियम और एक 40 वर्षीय व्यक्ति जिसने काला लबादा पहना हुआ था। विलियम थोड़ा अधीर लग रहा था क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी, और जब उसने आरव मेहरा को देखा तो उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं एक बार कहूंगा, मेरा समय सीमित है और आपने मुझे पहले ही 2 बार इंतजार करवाया है। मुझे उम्मीद है कि तीसरी बार ऐसा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मुझे उम्मीद है कि आप वही गलती नहीं करेंगे, अन्यथा मैं 1000 सल्स सिटी छोड़ दूंगा और आपकी स्थिति की परवाह नहीं करूंगा। विलियम ने सख्ती से उन शब्दों को फेंकने के बाद उसने गिल्डेड रोज के चारों ओर एक नज़र डाली। उसके चेहरे पर स्पष्ट तिरस्कार के साथ उसे देखा। राजीव, मुझे कहना है, तुम्हारा गिल्डेड रोज का व्यवसाय बहुत खराब है। देखो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक दुकान के लिए एक सुनहरी जगह छोड़ी थी और तुम मुश्किल से उसे बचा पाते हो। मुझे पूछना है, क्या तुम्हारे पास इस जगह पर 100 कीमिया उत्पाद भी हैं? 100 से ज्यादा होने चाहिए। आरव मेहरा ने इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब ज्यादा नहीं बचे हैं। 10 दिन पहले गिल्डेड रोज के भंडारण में नेदर आयरन ओर और मैजिक जेम्स से भरी दर्जनों गाड़ियां अपना सामान जमा कर चुकी थीं। जगह बनाने के लिए पुराने बटलर ने लॉबी में मौजूद सभी सामान को कई दूसरी शाखाओं में पहुंचाने के लिए भेज दिया था। अब यहाँ सिर्फ 100 या उससे ज्यादा सामान ही बचे थे। तो तुम्हें पता है कि यहाँ केवल 100 आइटम हैं। विलियम आरव मेहरा को सख्ती से देख रहा था और उसकी नज़र आरव मेहरा की अपेक्षाओं को पूरा न कर पाने के लिए उसकी घृणा को व्यक्त कर रही थी। मैंने पहले ही जांच कर ली है, इस जगह को विक्टोरियस रिटन स्ट्रीट कहा जाता है, जो गिल्डेड रोज में सबसे अच्छी जगह है। तुम इतनी सुनहरी जगह पर कब्जा कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे पास यहाँ केवल 100 आइटम हैं। तुम्हारे गिल्डेड रोज की कीमियागिरी का कौशल कितना कमजोर है। अरे, अपने शब्दों पर ध्यान दो। आरव मेहरा के बोलने से पहले ही फेल्यू ने हस्तक्षेप किया। वर्तमान फेल्यू 1000 सल्स सिटी का सबसे युवा ग्रेट अल्केमिस्ट था, बेशक आरव मेहरा को छोड़कर। जिस दिन वह आगे बढ़ा और ग्रेट अल्केमिस्ट बना, 1000 सल्स सिटी की लगभग सभी सेनाओं ने उसे बधाई दी थी। उनमें से कई ने उसे काम पर रखने का इरादा सीधे तौर पर व्यक्त किया था, उसे सभी प्रकार की लाभकारी शर्तें दी थीं। ब्लैक हॉर्न ऑक्शन के लिए कई वर्षों तक काम करने के बाद भी फेल्यू ने जो पेशकश की, उससे हैरान होने से खुद को नहीं रोक पाया। लेकिन शुरुआती आश्चर्य के बाद फेल्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के सभी निमंत्रणों को सीधे मना कर दिया, क्योंकि फेल्यू को पता था कि 20 की उम्र में महान कीमियागर बनने के पीछे न तो उसकी अपनी प्राकृतिक प्रतिभा थी और न ही उसकी कड़ी मेहनत। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह गिल्डेड रोज के लिए काम कर रहा था, और खास तौर पर राजीव मेहरा नामक बॉस के लिए। यह इतना आसान था। तुम कौन हो? विलियम मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। उसने कुछ सेकंड के लिए अपनी ऊंची और शक्तिशाली निगाहों से फेल्यू को देखा, मानो उसे ऐसा लग रहा हो कि वह कचरा देख रहा हो। यह इस हद तक था कि सहनशीलता के लिए मशहूर फेल्यू भी फूट पड़ने से खुद को नहीं रोक पाया। फेल्यू ने गहरी सांस ली और जबरन गाली देने से खुद को रोका। मैं फेल्यू हूँ, गिल्डेड रोज का मुख्य कीमियागर। उसने न तो दासतापूर्ण और न ही दबंग लहजे में अपना परिचय दिया। कोई आश्चर्य नहीं, विलियम ने फेल्यू के परिचय पर केवल उपहास किया। फिर वह मुड़ा, अब फेल्यू पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब उसने फिर से आरव मेहरा को देखा तो उसका चेहरा और भी अधीर हो गया। ठीक है राजीव, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं तुम्हारी छोटी मोटी बातों का भी ध्यान नहीं रखना चाहता, लेकिन आने से पहले परिवार के बुजुर्गों ने मुझे बार बार कहा कि मैं इस दयनीय कर्ज से छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद करूं। उन बुजुर्गों को चुप कराने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक महान कीमियागर लाया हूं। ये कहने के बाद विलियम थोड़ा हट गया ताकि वह काली पोशाक वाला आदमी आगे बढ़ सके। यह अंगमा है, एक महान कीमियागर जिसे मैं ओकलैंड से लाया हूं। आज से वह गिल्डेड रोज का तकनीकी काम संभालेगा। किसी को उसे सारी जादुई सामग्री और कीमिया के सूत्र सौंपने को कहो और वह तुम्हें बताएगा कि उस दयनीय कर्ज से कैसे छुटकारा पाया जाए। शायद पर्याप्त समय न हो। लेन्यू के शब्द सच थे, क्योंकि गिल्डेड रोज हाल ही में बहुत तेजी से फैल गया था, इस हद तक कि उन्होंने जो जादुई सामग्री इकट्ठी की थी उससे अब कई गोदाम भर गए थे। कीमिया के सूत्रों की संख्या भी पहले से ही इतनी बढ़ गई थी कि आरव मेहरा को भी नहीं पता था कि उनमें से कितने हैं। एक दिन में ऐसा करना मूल रूप से असंभव था। दुर्भाग्य से लेन्यू की राय को एक बार फिर विलियम ने नज़रअंदाज कर दिया। वास्तव में शुरू से ही विलियम आदेश दे रहा था और किसी और की राय सुनने की योजना नहीं बना रहा था। अंगमा, तुम औषधि बनाने में अच्छी हो, है न?
कीमिया प्रयोगशाला और जादुई सामग्रियों को देखो। अभी के लिए दुकान के सामने कुछ औषधियां बनाओ। लानत है, दुकान एक सुनहरे स्थान पर स्थित है, लेकिन इसमें केवल 100 आइटम हैं। मुझे वास्तव में नहीं पता कि एक दुकान का मालिक इस तरह कैसे काम कर सकता है। ठीक है, यंग मास्टर विलियम। अंगमा ने सिर हिलाया और विलियम की तरह ही बाकी सभी को नज़रअंदाज कर दिया। उसके निर्देश प्राप्त करने के बाद वह सीढ़ियों से ऊपर गया और दूसरी मंजिल पर लिन्यू की प्रयोगशाला में प्रवेश किया। जाओ राजीव, जाकर देखो कि एक सच्चा महान कीमियागर कैसे काम करता है। ओह ठीक है, तुम भी हो गिल्डेड रोज के मुख्य कीमियागर। आरव मेहरा अपनी आंखें घुमाने के लिए बहुत आलसी था। उसने बस इतना कहा, चलो चलते हैं फलेऊ। महान जादूगर मेहरा, तुम्हारे चचेरे भाई को क्या हो गया है? जब दोनों सीढ़ियां चढ़ रहे थे, फलेऊ अपने चचेरे भाई के सिर की ओर इशारा करते हुए आरव मेहरा से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। शायद बचपन में उसके सिर पर चोट लगी होगी। आरव मेहरा ने दुष्ट भाव से यह बात बुदबुदाने के बाद अचानक उसे एक चौंकी हुई आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कीमिया प्रयोगशाला में कोई समस्या है, लेकिन जब आरव मेहरा भागकर ऊपर गया तो उसने केवल विलियम को एक शोधन मेज के सामने खड़ा देखा। उसके चेहरे पर सदमा और अविश्वास साफ झलक रहा था। यह इतना आदिम कैसे हो सकता है? आदिम क्या है? अरे, तुम सच में सोचते हो कि वे कीमिया उपकरण आदिम नहीं हैं? इस पर एक नज़र डालो। क्रिस्टल वर्कशॉप द्वारा 10 साल पहले बनाया गया एक ग्लास बीकर यह मैना को बिखरने से भी नहीं रोक सकता। और ये क्रिस्टल वर्कशॉप द्वारा 7 साल पहले बनाए गए टेस्ट ट्यूब हैं। वे एक स्थिर तापमान भी बनाए नहीं रख सकते। तुम्हें डर नहीं है कि तापमान में बदलाव से कोई दुर्घटना हो सकती है? ये किस तरह की कीमिया प्रयोगशाला है? यह अभी भी इस तरह के आदिम उपकरणों का उपयोग कैसे कर सकती है? ठीक है, महान जादूगर विलियम, यह ओकलैंड नहीं बल्कि 1000 सल सिटी है। आरव मेहरा को कुछ अवाक महसूस हुआ। ओकलैंड राज्य का आर्थिक केंद्र था। क्रिस्टल वर्कशॉप का मुख्य स्टोर ओकलैंड में स्थित था। बेशक वहाँ के कीमियागर सबसे उन्नत कीमिया उपकरणों का आनंद ले सकते थे, लेकिन 1000 सल सिटी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, क्रिस्टल वर्कशॉप यहाँ एक शाखा खोलने के लिए तैयार नहीं थी। पुराने बटलर ने इन वस्तुओं को ओल्ड सिटी से यहाँ लाने के लिए बहुत प्रयास किया था। अच्छा, विलियम ने असहायता से अपना सिर हिलाया। अब अपनी सबसे अच्छी जादुई सामग्री यहाँ से ले आओ। अगर महान कीमियागर अंगमा को उनमें से कुछ पसंद आए तो वह जल्दी से तुम्हें तुम्हारे दयनीय कर्ज से उबारने में मदद करेगा। मैंने सुना है कि तुम पर 8000 सोने के सिक्के बकाया हैं। वाकई दयनीय। फेलू, जाकर देखो कि कौन सी जादुई सामग्री बची है। कई दिनों तक कीमिया की दुकानों पर न आने के बाद आरव मेहरा को वाकई यकीन नहीं था कि इस जगह पर अभी भी उनके पास क्या बचा है। फेलू को बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से कई जादुई सामग्री ढूंढ निकाली जो उस समय की बची हुई थी जब आरव मेहरा ने एंजल पोशन बनाया था। अगर उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वे 17 या 18 एंजल पोशन बनाने के लिए पर्याप्त होंगी। लेकिन जब ये जादुई सामग्री मेज पर रखी गई तो उस महान कीमियागर का चेहरा बहुत बुरा हो गया। जहां तक विलियम मेहरा की प्रतिक्रिया का सवाल है तो यह और भी अपमानजनक थी। नहीं, राजीव मेहरा, तुम्हारे पास सिर्फ ये घटिया जादुई सामग्री बची है। बेकार जादुई सामग्री। फेलू नाखुश था। साले, तुम्हें लगता है कि ये घटिया जादुई सामग्री हैं? क्या तुम जानते भी हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे हाथों में जो घटिया जादुई सामग्री है उसका इस्तेमाल एंजल पोशन बनाने के लिए किया गया था। तुम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन शरीर को मजबूत बनाने, मानस की रिकवरी बढ़ाने, साथ ही पवित्र शक्ति, यह उन बेकार जादुई सामग्री से बना एक पोशन था। इसलिए अपनी आंखों की जांच करवाओ। एक बार फिर नाखुश फेलू को विलियम मेहरा ने नज़रअंदाज कर दिया था। ये चचेरा भाई जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ, बस आरव मेहरा और फेलू के सिर के ऊपर से गुजरा और जादू का पता लगाने वाला मंत्र डाला। विलियम के चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव देखा जब उसने महसूस किया कि मंत्र ने क्या पता लगाया था। अरे, मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि इतने खस्ताहाल कीमिया स्टोर में वाकई एक दुर्लभ जादुई सामग्री होगी। दुर्लभ जादुई सामग्री। आरव मेहरा पहले तो अनिश्चित था, लेकिन जल्द ही उसका भाव बदल गया। वह जिस दुर्लभ जादुई पदार्थ की बात कर रहा है वह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे ही आरव मेहरा ने इसके बारे में सोचा, विलियम मेहरा नीचे झुका और कीमिया टेबल के नीचे से एक क्रिस्टल टेस्ट ट्यूब निकाली। इस पर जटिल कीमिया सरनी खींची गई थी और इसमें काले तरल की कुछ बूंदें थीं। बुरा नहीं है, वास्तव में इस पर एक सीलिंग सरनी है। ऐसा लगता है कि यह गिल्डेड रोज इतना आदिम नहीं है। विलियम मेहरा संतुष्ट होकर हंसे। इसे वापस रख दो। आरव मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। क्या मजाक है? वह ऑब्सीडियन फ्लावर सैप था। एक बूंद हजारों सल सिटी में नरसंहार करने के लिए पर्याप्त थी, जिसमें दसियों हजार लोग मारे गए। आरव मेहरा ने मूल रूप से कुछ बूंदों के साथ कुछ प्रयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह उस हास्यास्पद विलियम मेहरा को मिल जाएगा। तुम मुझे आदेश दे रहे हो? विलियम की आवाज़ ठंडी हो गई। उसने आरव मेहरा को बहुत ही तिरस्कार से देखा। राजीव मेहरा, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? यह मत सोचो कि तुम मेरे सामने सिर्फ इसलिए घूम सकते हो क्योंकि परिवार के बड़ों ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। मैंने तुम्हें इसे वापस रखने के लिए कहा था। आरव मेहरा की आवाज़ अचानक तेज हो गई क्योंकि भयंकर मन उतार चढ़ाव उत्सर्जित हो रहे थे। हवा में एक चीरने वाली आवाज़ फैल गई।
विलियम अभी भी बात कर रहा था जब उसे अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ, उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ रहा था। उसी समय उसके हाथ में क्रिस्टल टेस्ट ट्यूब भी नीचे गिर गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मौत को दावत दे रहे हो, लेकिन दूसरों को मत फंसाओ, आरव मेहरा ने दांतते हुए क्रिस्टल टेस्ट ट्यूब को पकड़ लिया। एक बार ध्यान से जांचने के बाद उसने धीरे से इसे अपनी जेब में वापस रख लिया। यह ऑब्सीडियन फ्लावर सैंप था। अगर जरा सी भी बात बाहर आ जाती तो गिल्डेड रोज में कोई नहीं बचता। राजीव मेहरा, तुम मेरे खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत कर रहे हो। विलियम ने कोने से संघर्ष करते हुए बाहर निकला। उसकी छाती पर लगी टोर्नेडो विप लोहे की ब्रांडिंग की तरह जल गई थी, लेकिन उठने के दर्द की तुलना में उसे इस बात की ज्यादा परवाह थी कि इस विफलता ने उसे अपमानित करने की हिम्मत की थी। विलियम मेहरा परिवार की युवा पीढ़ी के एक प्रसिद्ध सदस्य के रूप में श्रेष्ठता की लगभग जन्मजात भावना रखते थे। उनकी नज़र में आरव मेहरा परिवार की एक शाखा का एक युवा मात्र था जो कहीं दूर कहीं फंसा हुआ था। कौन जानता था कि विशाल मेहरा परिवार में ऐसे कितने शाखा परिवार के युवा थे। विलियम के आने पर उसे एक उद्धारकर्ता के रूप में पूजा जाना चाहिए था। ऐसा कैसे नहीं हो सकता था? वह राजीव को उसके कर्ज से उबारने आया था, और अगर वह तैयार होता तो वह उसे जादूगर भी बनने देता। राजीव का जीवन पहले से 1000 गुना बेहतर होता। विलियम की नज़र में इस छोटे चचेरे भाई को पूजा में सजदा करना चाहिए। लेकिन विलियम ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में उसकी दयालुता की सराहना करने में विफल रहेगा। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम तो बस परिवार की एक शाखा से आए युवा हो, परिवार की ज़मीन पर भी नहीं रहते। तुम्हें परिवार की स्वीकृति भी नहीं मिली। ऑकलैंड में तुम्हारे पास मेहरा परिवार का नाम इस्तेमाल करने की योग्यता भी नहीं होगी। ऐसी चींटी मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? यह मौत को दावत देना है। ठहर जाओ, उसने चिल्लाया। विलियम मेहरा ने धीरे से अपनी छाती को ढांक लिया। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। उसने जल्दी से एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही आरव मेहरा के पैरों के नीचे बर्फ दिखाई दी, वह कोल्ड डेथ था, एक चौथा टियर मंत्र जिसे केवल उच्च श्रेणी के महान जादूगर ही सीख सकते थे। वह बर्फ आरव मेहरा के पैरों से होते हुए पागलपन की हद तक फैल गई, कुछ ही पल में उसकी छाती तक पहुंच गई। पलक झपकते ही आरव मेहरा एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया। इसके तुरंत बाद विलियम मेहरा ने कुछ और मंत्र पढ़ा, और कोल्ड डेथ के बाद एक विंड पाइथन आया। वह एक और चौथा टियर मंत्र था। विलियम द्वारा अपने लंबे मंत्र का जाप करने के बाद हवा का एक झोंका कीमिया प्रयोगशाला में फैल गया, जैसे कि एक सियान पाइथन तूफान के बीच दहाड़ रहा हो। यहाँ तक कि बगल में मौजूद फलेव और अंगमा भी पाइथन द्वारा उत्सर्जित मछली जैसी बदबू को सूंघ सकते थे। विलियम मेहरा ने अपना मुंह खुला रखा और अपना मंत्र पढ़ना जारी रखा। वह बेहद प्रसन्न दिख रहा था खुद को। इस बार वह इस राजीव मेहरा को दंडित करने पर आमादा था। उसे कष्ट देना था। ये लापरवाह शाखा परिवार के बच्चे मुख्य परिवार के सदस्यों का सम्मान तभी समझेंगे जब उनके कुछ अंक काटे जाएंगे। उसे सिखाना था कि भले ही उनकी नसों में एक ही मेहरा परिवार का खून बहता हो, विलियम कहीं बेहतर है। विलियम का मंत्र पवन अजगर से भी ज्यादा तेज गूंज रहा था। मंत्र खत्म होने के बाद मछली जैसी गंध वाला सायन अजगर आरव मेहरा पर झपटा। विशाल मीटर ऊंचा अजगर गतिहीन बर्फ की मूर्ति के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था। इस समय महान कीमियागर अंगमा भी अपनी आंखें बंद करने से नहीं रोक सका। नरसंहार के उस खूनी हड्डियों को चकनाचूर करने वाले दृश्य को देखने के लिए तैयार नहीं था। राजीव मेहरा, ये तुम्हारे हाथ मुझ पर रखने के परिणाम हैं, विलियम मेहरा ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वह चुप रहा और वहीं खड़ा रहा, दूसरे पक्ष के दर्द में तड़पने और निराशा में विनती करने का इंतजार कर रहा था। वह कुछ देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उस समय विलियम विंड पायथन को रोकने से खुद को रोक नहीं पाया, ये सोचकर कि उसे क्रोध में आकर इतना शक्तिशाली जादू नहीं करना चाहिए था। अगर राजीव उस विंड पायथन से मर जाता तो यह निश्चित रूप से बुरा होता। वापस जाने के बाद उसे बड़ों को समझाने में बहुत समय बर्बाद करना पड़ता। जैसे ही विलियम मेहरा चिंतित हो रहा था, बर्फ की मूर्ति से एक धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। ... और केवल बर्फ की मूर्ति ही नहीं, यहाँ तक कि कुंडलित पवन अजगर भी एक पल में जल गया। इस समय पवन अजगर की केवल करुण पुकार ही सुनाई दे रही थी। राख के ढेर में तब्दील होने से पहले उसे संघर्ष करने का समय नहीं मिला। बर्फ की मूर्ति उसी समय टूट गई। विलियम ने आग की लपटों में लिपटे इस सिलहूट को देखा जो टूटे हुए बर्फ के टुकड़ों के भीतर से निकल रहा था। एलिमेंटल अवतार। इस बार विलियम मेहरा सदमे के कारण अपना मुंह बंद नहीं कर सका। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले कि वह संभल पाता, वह जलता हुआ सिलहूट 10 मीटर पार कर गया, एक पल में उसके सामने प्रकट हो गया। एक जलते हुए दाहिने हाथ ने विलियम मेहरा की गर्दन को जोर से पकड़ लिया, उसे ऊपर उठा लिया। विलियम संघर्ष करता रहा, जबकि वह सदमे में देखता रहा क्योंकि सिलहूट का बायां हाथ ऊपर उठा। इसके तुरंत बाद 2 थप्पड़ गूंजे। विलियम मेहरा के दिल में दर्द था क्योंकि उस पर अपमान की गहरी भावना हावी हो गई थी। मेहरा परिवार के सबसे बेहतरीन बच्चों में से एक को 1000 साल सिटी जैसी छोटी सी जगह में एक शाखा के बच्चे ने 2 बार थप्पड़ मारे, जिसे परिवार की विरासत भी नहीं मिली थी। लेकिन इस समय विलियम मेहरा को गुस्सा नहीं बल्कि डर लग रहा था। वह महसूस कर सकता था कि उसके दाहिने हाथ की पकड़ उसकी गर्दन पर कसती जा रही थी।
कसती जा रही थी और लपटों में लिपटी वो दो आंखें और भी ठंडी होती जा रही थीं। मेहरा परिवार का वो गर्वित बेटा मौत को करीब आते हुए महसूस कर सकता था। उस पल में विलियम मेहरा के दिमाग में अनगिनत विचार तैर रहे थे। वह शाप देना चाहता था, वह धमकी देना चाहता था, वह माफी मांगना चाहता था, वह मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन अंत में विलियम को पता चला कि वह कोई आवाज नहीं निकाल सकता। जैसे जैसे सांस लेना कठिन होता गया, उसे भ्रम होने लगा, उसका दिमाग धीरे धीरे खाली होता गया, उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म होती गई। नॉक 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 नॉक। विलियम अचानक दरवाजे पर हुई जल्दबाजी की दस्तक से बच गया। अंदर घुसने के बाद रैमी को आग की लपटों में घिरे आरव मेहरा को देखकर आश्चर्य हुआ। युवा कीमियागर ने तभी बात करने की हिम्मत की जब आरव मेहरा ने अपना एलिमेंटल अवतार हटा दिया। बॉस मेहरा, एल लीडर लिस आया। ठीक है, मैं चलता हूँ। रैमी को दूर भेजने के बाद आरव मेहरा ने धीरे धीरे विलियम की गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली की। उसने देखा कि मेहरा परिवार का वह गौरवशाली वंशज सांस के लिए हौंफ रहा था और फिर उल्टी कर रहा था। आरव मेहरा धीरे धीरे नीचे झुका, एक मुस्कान दिखाते हुए जिसने विलियम को अपनी जान के लिए डराया। अगली बार जब आप मेरी कीमिया प्रयोगशाला में कुछ छुएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई दस्तक देता है। इन शब्दों के साथ आरव मेहरा मुड़ा और कीमिया प्रयोगशाला से बाहर चला गया। एक तरफ अंगमा पहले से ही पूरी तरह से भयभीत थी। युवा 5वीं रैंक के महान जादूगर विलियम मेहरा ऑकलैंड की युवा पीढ़ी के बीच एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लेकिन थाउजेंड सल्स सिटी जैसी छोटी सी जगह में उन्हें एक ऐसे युवक ने मुर्गे की तरह पकड़ लिया जो 20 साल का भी नहीं था। क्या मैंने ये सब भ्रम में किया था? फैल्यू को ये सब बहुत पहले से ही पता था। जाने से पहले उसने मुस्कुराते हुए विलियम के कंधे पर थपथपाया। तुम सच में भाग्यशाली हो। तुम वास्तव में महान जादूगर मेहरा के कदम उठाने के बाद बच गए। और ठीक है, जाने के बाद लीडर लिस को धन्यवाद देना मत भूलना, उसने गलती से तुम्हारी जान बचाई। लीडर लिस अल्केमिस्ट गिल्ड के लीडर। बेशक, आप उन्हें मास्टर अल्केमिस्ट लिस भी कह सकते हैं। लीडर लिस, वह मास्टर कैसे हो सकता है? विलियम ने चौंकते हुए कहा। वह थाउजेंड सल्स सिटी के अल्केमिस्ट गिल्ड के लीडर लिस को कैसे नहीं जानता था? कुछ दशक पहले लीडर लिस का मेहरा परिवार के साथ अच्छा रिश्ता था और तब से वह हर साल ओकलैंड के लिए निकलता था और मेहरा परिवार के मेहमान के रूप में आता था। उसने पिछले साल विलियम को कुछ संकेत भी दिए थे, लेकिन विलियम ने कभी नहीं सोचा होगा कि पिछले साल का महान अल्केमिस्ट पहले से ही एक सम्मानित मास्टर अल्केमिस्ट बन चुका था। आखिरकार ओकलैंड में केवल 6 मास्टर अल्केमिस्ट थे जो राज्य का केंद्र था। उनमें से हर एक का राज्य में बहुत प्रभावशाली पद था और वे ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें शक्तिशाली मेहरा परिवार भी जल्दबाजी में नाराज कर सकता था। मास्टर अल्केमिस्ट अपने शिल्प में दक्षता के एक भयावह स्तर पर पहुंच गए थे, जिससे उन्हें लगभग असीम शक्ति मिल गई थी क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पीछे राज्य की एक चरम शक्ति खड़ी थी। भले ही ओकलैंड में मेहरा परिवार का इतिहास हजारों साल से ज्यादा पुराना हो, लेकिन मास्टर अल्केमिस्ट को नाराज करने के नतीजे बहुत गंभीर थे। अरे, क्या मैं सही जगह पर हूँ? क्या ये वाकई हजारों पालों वाला शहर है? विलियम ने उलझन में पड़कर सोचा। क्या ये वाकई राज्य का पूर्वी हिस्सा है जो बंजर और आदिम होने के लिए मशहूर है? हजारों पालों वाला शहर जिसे सिर्फ जहाज निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। क्या कोई मेरे साथ छल कर रहा है? उसे स्थिति को स्वीकार करने में परेशानी हो रही थी। अगर यह जगह वाकई हजारों पालों वाला शहर है तो मास्टर अल्केमिस्ट यहाँ कैसे आ सकता है? रुको, मास्टर। जैसे ही उसकी सोच इस बिंदु पर पहुंची, विलियम अचानक शांत हो गया। क्या ये बहुत बढ़िया नहीं है कि लीडर लिस मास्टर अल्केमिस्ट बन गया? आखिरकार लीडर लिस के साथ मेहरा परिवार की दोस्ती दशकों से चली आ रही है और उसने पिछले साल मुझे कुछ सुझाव भी दिए थे। ये बढ़िया है, मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ और लीडर लिस से मेरे लिए न्याय मांग सकता हूँ। दशकों की दोस्ती के बाद वह मुझे ऐसी जगह पर परेशान नहीं होने देगा। विलियम को अपना बदला लेते हुए लगभग महसूस हो रहा था। अगर लीडर लिस को पता चलता है कि इस शापित राजीव ने मेहरा परिवार के सीधे वंशज पर हमला करने की हिम्मत की है तो वह निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेगा। लीडर लिस के एक शब्द से गिल्डेड रोज बंद हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि राजीव मेहरा के चेहरे पर किस तरह का भाव होगा जब उसका स्टोव बंद हो जाएगा। विलियम मेहरा ने तुरंत अपने मुंह के कोने को पोंछा और अपने काले लबादे को व्यवस्थित किया जिससे उसकी गर्दन पर जितना संभव हो सके निशान ढंक जाए। एक बार जब वह समाप्त हो गया तो उसने वाटर स्क्रीन मंत्र का जाप किया और सुनिश्चित किया कि वह ठीक और उचित दिख रहा है। उसके बाद ही उसने कीमिया प्रयोगशाला का दरवाजा खोला और नीचे की ओर चला गया। आरव मेहरा पहले से ही लीडर लिस से कुछ समय से बात कर रहा था। हालांकि लिस ने कीमिया के उस फॉर्मूले का उल्लेख नहीं किया और न ही आरव मेहरा ने 50 कीमियागरों का उल्लेख किया। ऐसा लग रहा था कि दोनों ने इस बात पर मौन सहमति जताई थी कि वे अपने बीच हुए आकर्षक सौदे के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उनकी चर्चा पोषण बनाने के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। एक मास्टर अल्केमिस्ट था जो अल्केमिस्ट गिल्ड का नेता था, जबकि दूसरा ऐसा व्यक्ति था जिसने समय से परे कीमिया के ज्ञान में महारत हासिल की थी। अगर बाहरी लोग इस चर्चा को सुनते तो उन्हें लगता कि यह समान स्तर के दो कीमियागरों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान था, लेकिन कौन सोचेगा कि इन दो लोगों में से एक मास्टर अल्केमिस्ट था जो लगभग 100 साल का था, जबकि दूसरा 20 साल का भी नहीं था। महान जादूगर मेहरा, क्या आपके पास कुछ खाली समय है?
ये पहली बार था जब लिस ने पोषण के अलावा कोई अन्य विषय उठाया। हाँ, लीडर लिस, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आरव मेहरा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वह अंदर से सतर्क था। उसने उस व्यक्ति से लगभग 10 मिनट तक बात की थी और लिस ने उस दौरान किसी भी बात का संकेत नहीं दिया था। लेकिन आरव मेहरा को कैसे नहीं पता था कि वह एक लोमड़ी है जिसकी तुलना सोलोमन और मोंची से की जा सकती है। अचानक पूछ रहा हूं कि क्या मेरे पास औषधियों के बारे में चर्चा के बीच में समय है? लीडर लिस, तुम बहुत चालाक हो ना। कुछ समय पहले हमारे अल्केमिस्ट गिल्ड को एक प्राचीन खंडहर मिला, लिस ने समझाया। कुछ शोध करने के बाद हमने पुष्टि की कि यह तीसरे राजवंश के अंतिम कारीगर वॉन द्वारा छोड़ा गया था। वॉन ट्रेजरी, आरव मेहरा ने चौंकते हुए महसूस किया। इस समय आरव मेहरा वास्तव में लीडर लिस से कहना चाहता था, क्या आप थोड़े ज्यादा सीधे नहीं हैं? वह वॉन ट्रेजरी है। उसने सोचा कि वह इसके बारे में क्या जानता है। तीसरे राजवंश का अंतिम कारीगर, नोसेंट के इतिहास में एक प्रसिद्ध अस्तित्व, अपने नाम से 3 कीमिया फार्मूलों का नाम रखने वाला एकमात्र कारीगर। उन 6 कीमिया सूत्रों को वॉन का हेक्साग्राम सितारा कहा जाता था। लेकिन ये 6 सूत्र तीसरे राजवंश के बाद खो गए थे। यह अफवाह थी कि अपनी मृत्यु से पहले वॉन ने इन सूत्रों को अपनी कब्र में छिपा दिया था और उस कब्र का नाम वॉन ट्रेजरी था। आरव मेहरा जानते थे कि यह अफवाह सही थी, क्योंकि 1000 साल बाद वॉन ट्रेजरी के कारण राज्य की प्रमुख ताकतें एक अराजक, दशक भर के युद्ध में फंस जाएंगी। उस युद्ध में सभी प्रमुख ताकतें बह गईं और अंततः वॉन का हेक्साग्राम स्टार आइवरी टॉवर के हाथों में आ गया। हेवन मैजबैन उस अराजक युद्ध के दौरान सबसे अलग था, क्योंकि उसने आखिरकार हेवन रैंक में कदम रखा। लेकिन यह 1000 साल पहले की बात थी, तो अल्केमिस्ट गिल्ड से पहले ही कैसे पा सकता था? इसके अलावा मैं ही क्यों? आरव मेहरा ने पूछा। हाँ, महान जादूगर मेहरा, तुम खुद को कम आंक रहे हो। अगर लोगों को 1000 सल सिटी के सबसे प्रतिभाशाली कीमियागर को चुनना पड़े तो मेरा मानना है कि 99% लोग मुझे चुनेंगे, मास्टर कीमियागर लिस। जैसे ही लिस ने यह कहा, उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन मैं निश्चित रूप से तुम्हें चुनूंगा। आरव मेहरा अचानक हैरान रह गया। सच कहूं तो आरव मेहरा ने वास्तव में नहीं सोचा था कि मास्टर कीमियागर के दिमाग में उसकी इतनी बड़ी स्थिति है। वॉन का खंडहर कीमिया पहेलियों से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम ही इतने प्रतिभाशाली हो सकते हो कि इन पहेलियों को हल कर सको, लिस ने आगे कहा। क्रिस्टल आइलैंड थोड़ा दूर है। आरव मेहरा को वाकई बहुत दुख हुआ। वह जाहिर तौर पर वॉन ट्रेजरी नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह ये कह नहीं पाया। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आरव मेहरा लिस से यह नहीं कह सकते थे कि मैंने पहले ही वॉन के हेक्सागोनल स्टार में महारत हासिल कर ली है, इसलिए मुझे वॉन ट्रेजरी में कोई दिलचस्पी नहीं है, जाओ और इसका मजा लो। अगर वह ऐसा कुछ कहता तो उसके लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो जाती। इस तरह आरव मेहरा ने ऐसा दिखाया कि वह जाना तो चाहता था, लेकिन व्यस्त होने और बहुत दूर होने के कारण नहीं जा सका। अगर लिस जोर देती और उसे नाव की यात्रा पर ले जाना चाहती तो वह जहाज के डूबने के आघात का इस्तेमाल करता। क्रिस्टल आइलैंड? नहीं नहीं नहीं। आरव मेहरा को उम्मीद नहीं थी कि लिस ये सुनकर हंसेगी। हर कोई सोचता था कि वॉन ट्रेजरी क्रिस्टल आइलैंड में स्थित है, लेकिन वे वास्तव में गलत थे। आरव मेहरा दंग रह गए। ये समझ में नहीं आया। आइवरी टॉवर के लोगों ने रिकॉर्ड किया कि उन्हें क्रिस्टल आइलैंड में वॉन ट्रेजरी मिली। हमें जो खंडहर मिला है वह एज रिफ्ट के उत्तर में 4 सीजन्स कैनियन में स्थित है। ये वास्तव में क्रिस्टल आइलैंड में नहीं है। आरव मेहरा को यकीन नहीं हुआ। हेवन मैच बैंक के निजी नोट्स में क्रिस्टल आइलैंड पर होने वाली लड़ाइयों के दृश्य 10 साल की लड़ाइयों का वर्णन था। क्या हेवन मैच बैन इस बारे में झूठ बोल सकता था? अन्यथा वॉन ट्रेजरी 4 सीजन्स कैनियन में कैसे दिखाई दे सकता है? रुको, 4 सीजन्स कैनियन? क्या ये वॉन लेबोरेटरी का स्थान नहीं है? ठीक है, लीडर लिस। कौन भाग ले रहा है? आरव मेहरा ने अचानक अपना निर्णय लिया जब उसने इस बारे में सोचा। वॉन लेबोरेटरी वॉन ट्रेजरी से बहुत अधिक मूल्यवान थी। आखिरकार उस प्रयोगशाला में न केवल वॉन द्वारा बनाई गई सभी प्रकार की कीमिया वस्तुएं थीं, बल्कि इसमें सभी प्रकार की कीमती सामग्री भी थी जो वॉन ने अपने जीवन के दौरान लूटी थी। लूट की बात करें तो हेक्साग्राम स्टार ऑफ वॉन का जिक्र करना जरूरी था। अफवाह थी कि हेक्साग्राम स्टार ऑफ वॉन एक टेलीपोर्टेशन गेट था जो नर्क की ओर जाता था। वॉन की असाधारण उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के अलावा ये नाम वॉन के लालची और निर्दयी स्वभाव का भी गुप्त रूप से मजाक उड़ा रहा था। वॉन 100 से ज्यादा सालों तक तीसरे राजवंश के मुख्य कीमियागर के पद पर बैठा रहा। उन 100 सालों के दौरान वॉन ने लगभग उन्मत्त तरीके से लूटपाट की। अनगिनत बेगुनाहों ने अपनी जान गंवाई और अनगिनत कीमती जादुई सामग्री वॉन प्रयोगशाला में भेजी गई, जिनमें से कुछ को जादू के युग के चरम के दौरान भी अद्भुत माना जा सकता था। आरव मेहरा को वॉन के हेक्साग्राम स्टार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह वॉन की जादुई सामग्री के संग्रह को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता था। 1000 सल सिटी की प्रमुख सेनाओं के अलावा मर्क्री टॉवर भी एक शक्तिशाली टीम भेजेगा। अच्छा, मैं भी जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मेरी एक शर्त है। मुझे वॉन के हेक्साग्राम स्टार में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वॉन द्वारा छोड़ी गई सामग्री में से सामग्री चुनने की बात आने पर मैं प्राथमिकता चाहता हूं। आरव मेहरा ने कुछ देर रुककर कहा, लेकिन इससे पहले कि लिस उसे मना कर पाती, उसने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे नकारना मुश्किल था।
मैं सभी कीमिया सरणियों को तोड़ने का प्रभारी होऊंगा। सभी कीमिया सरणियों को तोड़ना, लिस ने दोहराया। ये सुनकर वह लगभग चौंक गया। उसने सोचा था कि इस युवा महान जादूगर का उसका मूल्यांकन काफ़ी ऊंचा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि राजीव मेहरा के बारे में उसकी समझ काफ़ी स्पष्ट नहीं थी। ये तीसरे राजवंश के अंतिम कारीगर द्वारा छोड़ी गई कीमिया की सरणी थी। यहाँ तक कि अगर मर्करी टॉवर से मास्टर कीमियागर भी आ जाए तो वह केवल ये कहने की हिम्मत करेगा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। लेकिन महान जादूगर मेहरा ने यहाँ सभी कीमिया सरणियों को एक पैकेज के रूप में माना और यह नहीं कहा कि वह कोशिश करेगा, बल्कि यह कि वह उन्हें तोड़ देगा। क्या अद्भुत साहस और आत्मविश्वास! उस साहस और आत्मविश्वास के पीछे कीमिया का कौन सा भयावह स्तर था। महान जादूगर मेहरा, यह कोई खेल नहीं है। निश्चिंत रहें लीडर लिस, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिस ने असहाय रूप से आहें भरने से पहले थोड़ी देर के लिए आरव मेहरा को देखा। ठीक है, मुझे दूसरों से परामर्श करने की आवश्यकता है। मैं आपको अधिकतम 3 दिन बाद उत्तर दूंगा। हाँ, फिर मैं लीडर लिस की खुशखबरी का इंतजार करूंगा। आरव मेहरा ने वास्तव में अपने चेहरे पर एक उदासीन भाव बनाए रखा, क्योंकि वह जानता था कि वॉन प्रयोगशाला गिल्डेड रोज प्रयोगशाला की तरह नहीं थी जहां विलियम मेहरा जैसा कचरा भी घुस सकता था। वह स्थान तीसरे राजवंश के अंतिम कारीगर की प्रयोगशाला थी। इसकी तुलना बाघ की मांद या ड्रैगन की मांद से करना अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो लोग वहां नहीं गए थे वे नहीं जानते होंगे कि यह कितना भयानक था। बाकी सबकी बात तो छोड़ ही दें, भले ही कोई केवल उन रक्षात्मक कीमिया सरणियों पर विचार करे, उन्हें कोई भी मास्टर कीमियागर नहीं तोड़ सकता था। ये भी कहा जा सकता है कि इस युग में कारीगर क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उन कीमिया सरणियों को तोड़ने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति आरव मेहरा था। इस प्रकार आरव मेहरा ने अपनी शर्तों की घोषणा करते हुए काफ़ी सहज महसूस किया, क्योंकि वह जानता था कि उनकी चर्चा का नतीजा चाहे जो भी हो, उनके पास अंत में उसकी मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आजकल युवाओं से निपटना मुश्किल होता जा रहा है। लिस ने अपना सिर हिलाया और आरव मेहरा के लंबे समय तक रुकने के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वह रिसेप्शन रूम में जाते समय उलझन में था, वापस लौटने और आज जो कुछ भी उसने सुना था उसे पचाने की योजना बना रहा था। लेकिन जब वह दरवाजा खोलने वाला था तो दूसरी तरफ से दरवाजा जोर से खुला। नया मेहमान विलियम था। इस बड़े चचेरे भाई के चेहरे पर सुखद आश्चर्य की अभिव्यक्ति थी। लीडर लिस, ये बहुत अच्छा है कि आप यहाँ हैं। लिस ने स्पष्ट रूप से देखने के लिए 2 कदम पीछे हटे। लिस को वास्तव में विलियम मेहरा की कुछ छाप थी। जब वह पिछले साल मेहरा परिवार से मिलने गया था तो लिस ने उस युवा को कुछ संकेत दिए थे। उसके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि यह युवा वास्तव में कीमिया के क्षेत्र में एक दुर्लभ प्रतिभा था। वह युवक मात्र 20 वर्ष का था, फिर भी वह महान कीमियागर के पद पर पहुंच चुका था। ये सोचकर लिस प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। मेहरा परिवार एक सहस्राब्दी पुराने परिवार होने के योग्य था। जब शिक्षा के क्षेत्र की बात आती है तो वे उन नवधनाढ्य परिवारों से कहीं अधिक उत्कृष्ट थे। लीडर लिस, मैं विलियम मेहरा हूँ। पिछले साल जब आप मेहरा परिवार से मिलने गए थे तब आपसे सलाह लेने वाला व्यक्ति। विलियम को ऐसा लगा जैसे उसने किसी उद्धारकर्ता को देखा हो। भले ही उसने दरवाज़ा खोलते समय बूढ़े व्यक्ति को मारा हो या नहीं, उसने सुखद आश्चर्य के भाव के साथ अपना परिचय दिया। आह, ये तुम हो विलियम। तुम इतने परेशान क्यों हो? ये देखकर कि नवागंतुक विलियम मेहरा था, लिस के चेहरे पर नरमी आई और उसकी नाखुशी गायब हो गई। पिछले दशकों में लिस ने एल्केमिस्ट गिल्ड में अपने काम के दौरान कई दर्जन एल्केमिस्टों को पढ़ाया था। विलियम जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के प्रति पक्षपात से बचना मुश्किल था। भले ही कोई मेहरा परिवार के साथ उसके अच्छे संबंधों की उपेक्षा करे, फिर भी उसे विलियम का बड़ा माना जा सकता है। और बड़ों के लिए युवा पीढ़ी के साथ झगड़ा करना अच्छा नहीं था। लेकिन वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि पिछली बार जब वह विलियम से मिला था तो बाद वाला बहुत स्थिर था। वह थाउजेंड सल सिटी में इतना परेशान कैसे हो सकता है? दुर्भाग्य से विलियम को नहीं पता था कि लिस क्या सोच रही थी। विलियम सिर्फ यही सोच रहा था कि राजीव को कैसे तकलीफ पहुंचाई जाए। यह ऐसा ही है लीडर लिस। इस राजीव मेहरा ने मुझे कीमिया के फॉर्मूले से धोखा दिया। मैं अभी उससे बात करना चाहता था और उससे मुआवजा मांगना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वह इतना अनिच्छुक होगा कि प्रयोगशाला के अंदर मुझ पर हमला कर देगा। ये कहने के बाद विलियम ने आरव मेहरा की तरफ एक उत्तेजक नज़र डाली, लेकिन इस नज़र से ऐसा लग रहा था कि एक कमज़ोर व्यक्ति मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है। विलियम मेहरा अपनी श्रेष्ठता की भावना को नियंत्रित कर सकता था, उस बेवकूफ़ मेसन के विपरीत। विलियम जानता था कि वह गलत था, कि राजीव एक असफल व्यक्ति है जो जादूगर नहीं बन सकता। राजीव स्पष्ट रूप से एक सच्चा उच्च स्तरीय महान जादूगर था जिसकी ताकत विलियम से कहीं ज्यादा थी। निस्संदेह यह विलियम मेहरा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। यह एहसास उसके चेहरे पर पड़े 2 थप्पड़ों से भी ज्यादा बुरा था। पता चला कि यह अनजान बाहरी परिवार का सदस्य वास्तव में उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसे बचपन से ही मेहरा परिवार का उत्तराधिकारी बनने के लिए पाला गया था और वह ताकत के मामले में कम से कम युवा पीढ़ी में शीर्ष 5 में था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे एक ही झटके में गिरा दिया जाएगा और फिर थाउजेंड सल सिटी जैसी छोटी सी जगह में 2 बार थप्पड़ मारे जाएंगे। विलियम इसे स्वीकार नहीं कर सका, लेकिन एक बड़े परिवार का वंशज होने के कई फायदे थे।
चाहे वह इसे स्वीकार करे या न करे, वह वास्तविकता को स्वीकार करने और तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम होगा। विलियम का तरीका बहुत सरल था। चूंकि मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं हूं, इसलिए मैं कीमिया में प्रतिस्पर्धा करके तुम्हें नीचे खींच लूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम कीमिया में उतने ही दुर्जय हो जितने तुम कच्ची शक्ति में हो। ये सही है, मैं तुम्हें फंसाने जा रहा हूं। विलियम को पूरा भरोसा था कि स्थिति से निपटने का यह सही तरीका था। मैं, एक सम्मानित महान कीमियागर, तुम्हें एक मास्टर कीमियागर के सामने फंसाने जा रहा हूं। तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? समझाने की कोशिश करोगे? क्या तुम कीमिया के मामले में मेरे जैसे ही जानकार हो? क्या तुम लीडर लिस के उतने ही करीब हो जितने मैं? इस प्रकार लिस से शिकायत करने के बाद विलियम ने आरव मेहरा को एक उत्तेजक नज़र से देखा और फिर आत्मविश्वास से भरी एक मुस्कान प्रकट की। बेवकूफ़ी भरी। निश्चित रूप से लीडर लिस की अभिव्यक्ति डूब गई। इस समय विलियम का मेहरा बेहद प्रसन्न महसूस कर रहा था। सुना राजीव, लीडर लिस पहले से ही तुम्हें डांट रहे हैं। 1000 साल सिटी में एक टूटी हुई कीमिया की दुकान के मालिक को एक मास्टर कीमियागर डांट रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम अब से 1000 साल सिटी में कैसे रह सकते हो। कोई बात नहीं लीडर लिस, तुम्हें इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे सुलझा लूंगा। आरव मेहरा के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि उसने लीडर लिस को कुछ सांत्वना भरे वाक्य कहे थे। विलियम ने नाक भान सिकोड़ना चाहा। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम इससे बच सकते हो? विलियम ने आरव मेहरा पर तिरस्कार भरी मुस्कान फेंकी, ये सोचकर कि राजीव वाकई बहुत भोला है। मेहरा परिवार को धोखा देकर कीमिया सूत्र प्राप्त करने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ कुछ वाक्यों से बच सकते हो? क्या तुम बहुत भोले नहीं हो? यह कोई मामूली बात नहीं है कीमिया सूत्र को धोखा देना। लिस एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा अपने गुस्से को छुपाए रखता था, फिर भी उसके चेहरे पर इस समय बेहद बदसूरत भाव दिख रहा था। हाँ, मुझे पता है। कीमिया सूत्र को धोखा देना, मैं बाद में विलियम से बात करूंगा। आरव मेहरा के चेहरे पर असहाय भाव था। आरव मेहरा को नहीं पता था कि उसे इस बड़े चचेरे भाई के बारे में क्या कहना चाहिए जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था। ऐसा लगता है कि लीडर लिस के जाने के बाद मुझे इस बड़े चचेरे भाई से ठीक से बात करनी चाहिए। विलियम को नहीं पता था कि आरव मेहरा क्या सोच रहा था। लिस के चेहरे पर जितनी बुरी अभिव्यक्ति होती गई, विलियम उतना ही खुश होता गया। हाँ, ये राजीव मेहरा जल्द ही किस्मत से बाहर हो जाएगा। विलियम अपने विचारों को अपने चेहरे पर आने से रोक रहा था, जबकि वह अपनी आंखों के कोनों से लिस की प्रतिक्रिया को देख रहा था। क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लिस ने विलियम मेहरा की ओर इशारा किया। क्या आप जानते हैं कि किसी के कीमिया सूत्र को धोखा देने का आरोप कितना गंभीर है? विलियम का मूड तब अच्छा हो गया जब उसने मन ही मन उस वाक्य को दोहराया, लेकिन एक बार जब उसने ऐसा किया तो वह अजीब महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। लीडर लिस मेरी ओर क्यों इशारा कर रहे हैं? वाकई हास्यास्पद है। आप 1000 साल सिटी के सबसे बेहतरीन कीमियागर पर कीमिया के सूत्र को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। विलियम मेहरा, क्या आपके मेहरा परिवार ने आपको इसी तरह पढ़ाया है? लगता है कि इस साल जब मैं मेहरा परिवार से मिलने जाऊंगा तो मुझे आपके दादाजी से उचित चर्चा करनी होगी। हम चर्चा करेंगे कि क्या आप वाकई मेहरा परिवार के वारिस बनने के योग्य हैं। रुको, क्या उसने अभी कहा? विलियम मेहरा, अरे 1000 साल सिटी के सबसे बेहतरीन कीमियागर से उसका क्या मतलब है? क्या 1000 साल सिटी के सबसे बेहतरीन कीमियागर मास्टर कीमियागर लिस नहीं होने चाहिए? मैंने मास्टर लिस पर कीमिया के सूत्र को धोखा देने का आरोप कब लगाया? विलियम का दिमाग अस्त व्यस्त था। एक के बाद एक कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन हर सवाल के जवाब ने विलियम मेहरा को चिंतित कर दिया। उसने इन जवाबों का सामना करने की हिम्मत भी नहीं की। अगर सब कुछ सच होता तो ये बहुत भयावह होता। क्या ये बूढ़ा आदमी लिस बकवास कर रहा था या दुनिया पागल हो रही थी? मेहरा परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए मैं आज आपके धोखे के बारे में चिंता नहीं करूंगा, लेकिन विलियम मेहरा, मैं आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वह सब आपके दादाजी को बताऊंगा, बिना एक भी तथ्य छोड़े। लिस ने विलियम की ओर देखा और ठंडी सांस ली, फिर वह माफी मांगने वाली मुस्कान के साथ मुड़ा। मैं वास्तव में शर्मिंदा हूँ महान जादूगर मेहरा, मैंने आपको एक तमाशा देखने दिया। पिछली स्थिति के बारे में जब तक मैं सभी के साथ इस पर चर्चा करने के लिए वापस नहीं आ जाता तब तक प्रतीक्षा करें, मैं आपको 3 दिनों में जवाब दूंगा। ठीक है, मैं नेता लिस की अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। अच्छा, मैं पहले चला जाऊंगा। रिसेप्शन रूम का दरवाजा खोलने से पहले लिस ने धीरे से आह भरी, लेकिन जाने से पहले उसने फिर से विलियम की ओर देखा। हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उस नज़र में चेतावनी ने विलियम मेहरा के पैरों को हिला दिया। तो प्यारे बड़े चचेरे भाई विलियम, क्या तुम्हें मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? इस समय रिसेप्शन रूम में सिर्फ आरव मेहरा और विलियम ही बचे थे। कीमिया प्रयोगशाला में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचते हुए विलियम के पहले से ही कांपते पैर सीधे नहीं रह पा रहे थे। अरे, ये तो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर राक्षस है। अगर मैं फिर से पकड़ा गया तो क्या फिर भी 2 थप्पड़ ही पड़ेंगे? विलियम घबराने लगा था। अगर लीडर लिस यहाँ रहता तो मैं उस पर भरोसा कर सकता था कि वह मुझे बचा लेगा, लेकिन अब जब वह चला गया है तो मुझे उस राक्षस का सामना अकेले ही करना होगा। ये बहुत ज्यादा दबाव है। ओह ठीक है, मुझे अभी अपना सामान भी नहीं उठाना है।
विलियम मेहरा के ये कहने के बाद वह खरगोश की तरह भाग गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा ने विलियम मेहरा को भागते हुए देखा और कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। मेहरा हाउस के गेस्ट रूम में लौटने के बाद विलियम मेहरा चिंता से भर गया। अरे, इस बार तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। 2 बार थप्पड़ खाने की बात तो दूर, मैंने सम्मानित मास्टर अल्केमिस्ट लिस को नाराज कर दिया। थाउजेंड सल सिटी इतनी डरावनी जगह कैसे बन सकती है? एक उभरते मास्टर अल्केमिस्ट की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि राजीव मेहरा भी मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। क्या ये जगह बंजर और आदिम होने के लिए नहीं जानी जाती? विलियम मेहरा वास्तव में इस जगह पर नहीं रहना चाहता था। ये बहुत अजीब और असामान्य था। अगर वह रह सकता तो वह तुरंत थाउजेंड सल सिटी छोड़कर मेहरा परिवार के पास वापस चला जाता और उस राजीव मेहरा से फिर कभी नहीं मिलता। दुर्भाग्य से विलियम अभी तक नहीं जा सका, क्योंकि वह इस बार थाउजेंड सल सिटी में एक मिशन को अंजाम देने आया था। एक चचेरे भाई की मदद करने के अलावा, जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था, विलियम मेहरा के पास एक और मिशन था। मेहरा परिवार को नेदर आयरन की सख्त जरूरत थी, लेकिन नोसेंट में नेदर आयरन की कमी थी। इसे निकालना मुश्किल था और इसकी मात्रा बहुत कम थी। मेहरा परिवार ने कई तरह के उपाय सोचे, लेकिन उन्हें नेदर आयरन की स्थिर आपूर्ति नहीं मिल पाई। लेकिन कुछ दिन पहले मेहरा परिवार को अचानक खबर मिली कि पूर्वी थाउजेंड सल सिटी में बड़ी मात्रा में नेदर आयरन के हथियार और कवच दिखाई दिए। इस खबर ने पूरे मेहरा परिवार को हिलाकर रख दिया और सुरागों का पालन करने के बाद उन्हें पता चला कि ये नेदर आयरन के हथियार और कवच गिल्डेड रोज नामक कीमिया की दुकान से आए थे, और वह कीमिया की दुकान राजीव मेहरा नाम के एक युवक की थी। ये वास्तव में मेहरा उपनाम वाला कोई व्यक्ति था। इस प्रकार मेहरा परिवार ने इस मामले पर ध्यान देना शुरू किया। परिणामस्वरूप उन्हें पता चला कि यह राजीव मेहरा वास्तव में उनके मेहरा परिवार का एक बच्चा था जो मुख्य परिवार से बाहर रह रहा था। उनके दादा जुड मेहरा मेहरा परिवार के कुलपति ऑफरान के छोटे भाई थे। कई दशक पहले वे अचानक अपने बेटे के साथ थाउजेंड सल सिटी चले गए। उसके बाद बहुत सी चीजों की खुदाई की गई थी। इस समय मेहरा परिवार को पता चला कि उनके परिवार का ये बच्चा कबीले से बाहर रह रहा था और उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। हालांकि पिता लिकेश मेहरा ने एक बहुत बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्थापित किया था, लेकिन कुछ महीने पहले एक जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स रातों रात दिवालिया हो गया, जिससे 8000 स्वर्णों का कर्ज पीछे रह गया। इसके अलावा वह राजीव मेहरा भाग्यशाली नहीं था। वह 20 साल के करीब था, लेकिन अभी भी 9वीं रैंक का जादू प्रशिक्षु था। इस प्रकार मेहरा परिवार के कुलपति ऑफरान मेहरा ने व्यक्तिगत रूप से एक आदेश दिया। मेहरा परिवार के एक युवा को थाउजेंड सल सिटी में उस बच्चे की मदद करने के लिए भेजा जो बाहरी दुनिया में फंसा हुआ था। स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा राजीव को नेदर आयरन वेन सौंपना था, या जिस भी स्रोत से वह नेदर आयरन प्राप्त कर रहा था। बदले में मेहरा परिवार उसे परिवार के बच्चे के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार था। उस समय विलियम को लगा था कि यह मिशन वाकई आसान था। राजीव मेहरा बहुत मुश्किल स्थिति में था। न केवल उस पर 8000 स्वर्णों का कर्ज था, बल्कि वह अभी भी एकमात्र जादू प्रशिक्षु था। मेहरा परिवार की स्वीकृति प्राप्त करने का मौका, और इसके अलावा एक सीधे बच्चे के रूप में एक ही कदम में स्वर पहुंचने जैसा था, ऐसा कुछ जो केवल सपनों में ही हो सकता है। विलियम मेहरा को लगा कि यह कार्य बहुत आसान था। उसे केवल थाउजेंड सल सिटी की यात्रा करनी थी और सीधे अपने इरादे व्यक्त करने थे। क्या राजीव मेहरा परिवार को अस्वीकार करने की हिम्मत करेगा? एक बार जब वह नेदर आयरन वेन पर नियंत्रण कर लेता तो वह बेचारे को कुछ संकेत देता जिससे वह आसानी से जादूगर बन सके। और जहां तक कर्ज की बात है, यह एक मजाक था। 8000 को कर्ज कैसे माना जा सकता है? इसके अलावा विलियम को लगा कि वह काफी विचारशील था। राजीव की आय के भविष्य के स्रोत के बारे में सोचते हुए वह विशेष रूप से ओकलैंड से अंगमा लाया। वह एक महान कीमियागर था और एक बार जब उसने गिल्डेड रोज में काम करना शुरू किया तो व्यापार में उछाल आना तय था। इतनी बढ़िया योजना, सावधानीपूर्वक योजना, ये सब धुएं में उड़ गया। चचेरे भाई, मैं तुम्हारी मदद करने आया था। तुम क्यों नहीं समझे? और तुमने मुझे थप्पड़ भी मारा। विलियम को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अरे, ये बहुत परेशानी वाली बात है। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे नेदर आयरन वेन दे सकते हो। नेदर आयरन वेन के बिना मैं मेहरा परिवार को कैसे रिपोर्ट कर सकता हूँ? आज जो कुछ उसने अनुभव किया, उससे पहले विलियम इसके लिए लड़ने को तैयार होता, लेकिन राजीव मेहरा जैसे राक्षस का सामना करते समय विलियम ने अब उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की। मजाक नहीं, वह एक महान जादूगर था जो कोल्ड डेथ और विंड पायथन मंत्रों द्वारा हमला किए जाने के दौरान एलिमेंटल अवतार मंत्र को पूरा कर सकता था। हालांकि विलियम को जादू के मामले में एक जीनियस के रूप में जाने जाने पर बहुत गर्व था, लेकिन अपने छोटे चचेरे भाई के सामने उसे कोई आत्मविश्वास नहीं था। उसकी उम्र में क्या मैं 7वीं या 8वीं रैंक का जादूगर नहीं था? क्या मुझे मदद के लिए कोई ढूंढना चाहिए? विलियम को याद आया कि जाने से पहले उसके पिता ने उसे विशेष रूप से बताया था कि थाउजेंड सल सिटी में उसके कुछ परिचित हैं। अगर उसे कोई परेशानी आती है तो उसे किसी खास व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए। उस व्यक्ति का नाम सॉस था और वह जाहिर तौर पर सबसे बड़ी भूमिगत सेना का नेता था। ये याद करते हुए विलियम मेहरा की आंखें चमक उठीं। थाउजेंड सल सिटी की सबसे बड़ी भूमिगत सेना के नेता के पीछे कुछ तो वजन होना चाहिए।
लीडर लिस या हाई मैच सोलोमन के लिए यह मायने नहीं रखता, लेकिन अपने छोटे चचेरे भाई पर कुछ प्रभाव डालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? वास्तव में उसे सॉस की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जब तक वह राजीव मेहरा पर नेदर आयरन वेन पर चर्चा करने के लिए थोड़ा दबाव डालने को तैयार था, विलियम हर तरह की शर्तें इस्तेमाल कर सकता था। उसे विश्वास नहीं था कि राजीव उस समय मना कर देगा। लेकिन मैं उस सॉस से कैसे संपर्क करूं? जब उसके पिता ने सॉस का जिक्र किया तो वह सिर्फ गुजरते हुए ही था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि विलियम को थाउजेंड साल सिटी में कोई परेशानी होगी, इसलिए उसने उसे सॉस से संपर्क करने का तरीका भी नहीं बताया था। कोई बात नहीं, मैं पूछ लूंगा। विलियम गेस्ट रूम से बाहर निकल गया। जैसे ही वह नौकर से पूछने वाला था, उसने अचानक देखा कि फेल्यू बाहर से अंदर आ रहा है। कैसा रहा? क्या तुमने लीडर लिस का शुक्रिया अदा किया? फेल्यू ने विलियम को देखकर मुस्कुराया। फेल्यू उदार नहीं था, उसे पहले भी अपमानित किया गया था, इसलिए अब जब उसके पास मौका था तो वह उसका बदला कैसे नहीं चुका सकता था। तुम परेशान करने वाले हो। विलियम को अपने माथे पर एक नस फड़कती हुई महसूस हुई। अरे, ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। उसे पक्का पता है कि मुझे लीडर लिस ने डांटा है, फिर भी उसने पूछा कि क्या मैंने उसे धन्यवाद दिया। कमीना। लेकिन कुछ पलों तक अपने गुस्से में उबलने के बाद विलियम को कुछ सूझा। रुको, क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश नहीं कर रहा हूं जो मुझे सॉस के बारे में बता सके? अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हुए विलियम के उदास चेहरे पर धीरे धीरे नरमी आई और आखिरकार वह एक कठोर मुस्कान निकालने में कामयाब हो गया। हम फेल्यू से ही है। हाँ। फेल्यू एक कुर्सी पर बैठ गया, लगभग अपनी आंखें बंद कर रहा था। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसे लगभग महसूस ही नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे लगेगा कि वह सो गया है। अरे, वह कमीना निश्चित रूप से जानबूझकर ऐसा कर रहा है। विलियम मेहरा ने अपने सिर पर चढ़ते गुस्से को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली। अपनी कठोर मुस्कान को बनाए रखते हुए उसने पूछा, फालेव, क्या थाउजेंड साल सिटी में सॉस नाम का कोई व्यक्ति है? सॉस? तुम वाइपर नेस्ट के सॉस की तलाश कर रहे हो? सॉस की सेना को वाइपर नेस्ट कहते हैं। विलियम की आंखें चमक उठीं। एक बार जब उसे समूह का नाम पता चल गया तो समस्या बहुत आसान हो गई। वह बस बाहर जाकर किसी से भी पूछ सकता था। उसे फालेव जैसे सांप से पूछने की क्या जरूरत थी? विलियम ने अब अपनी मुस्कान बनाए रखने की भी जहमत नहीं उठाई। क्या किसी ने कभी तुमसे कहा है कि तुम एक बातूनी सब्जी बेचने वाली आंटी की तरह परेशान करने वाले हो? विलियम उन शब्दों के साथ चला गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फालेव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम सॉस से मदद मांगना चाहते हो? जब तक तुम उसे देख न लो तब तक रुको और तुम समझ जाओगे। जाने के बाद विलियम ने एक राहगीर को पकड़ा और उससे जानकारी मांगी। उसे जल्दी ही पता चल गया कि वाइपर नेस्ट थाउजेंड साल सिटी के उत्तर में पॉइजन फॉग कैन्यन में स्थित था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पॉइजन फॉग कैन्यन के लिए सीधे जाने के लिए गाड़ी बुलाई। पॉइजन फॉग कैन्यन के बाहर पहुंचकर विलियम ने बिना पीछे देखे ड्राइवर को 100 गोल्ड फेंके, फिर एक संतरी की तलाश की। मैं विलियम मेहरा हूँ, मैं लीडर सॉस से मिलना चाहता हूँ। मेहरा नाम सुनते ही उस संतरी के हाथ कांप उठे। उसने एक संकेत तीर आकाश में मारा और पूरे शिविर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने एक महान दुश्मन को देख लिया हो। दर्जनों संतरी टावरों पर कई सैकड़ों धनुष और क्रॉसबो तैयार थे, सभी विलियम मेहरा पर निशाना साध रहे थे। शिविर के अंदर तलवारों और ढालों के साथ सेनानियों का एक पूरा चौकोर गठन किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार था। उनके पीछे जादूगरों का एक समूह भी था, जो पहले से ही जादू कर रहा था। अरे, यह मज़ेदार नहीं है। विलियम पसीने से तरबतर हो रहा था। यह क्या है? पिताजी को मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि उनकी उस सॉस के साथ अच्छी दोस्ती थी? ये लोग ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे कोई बड़ा दुश्मन उनके दरवाजे पर आ गया हो? आवेगपूर्ण मत बनो, आवेगपूर्ण मत बनो। विलियम ने अपने हाथों को पागलों की तरह हिलाया और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं केवल लीडर सॉस से मिलना चाहता हूँ। सॉस सौभाग्य से बाहर आ गया। विलियम, तुम यहाँ कैसे आए? सॉस विलियम को यहाँ देखकर हैरान रह गया। उसने जल्दी से अपने घबराए हुए अधीनस्थों को आवाज़ लगाई और फिर विलियम को अपने लकड़ी के घर में सौहार्दपूर्ण चर्चा के लिए आमंत्रित किया। कुछ साल पहले सॉस को विलियम मेहरा के पिता से बहुत मदद मिली थी और वह मेहरा परिवार के रूप में जानी जाने वाली प्रमुख ताकत पर भी भरोसा करना चाहता था, इसलिए वह विलियम के साथ बहुत दोस्ताना था। इसलिए जब विलियम ने अंकल सॉस से एक छोटा सा उपकार मांगा तो सॉस ने सीधे तौर पर सहमति दे दी। कोई बात नहीं विलियम, तुम्हारे अंकल सॉस को थाउजेंड साल सिटी में थोड़ा प्रभावशाली माना जा सकता है। जब मैं अतीत में कुछ परेशानियों का सामना करता हूं तो तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल सॉस। बहुत विनम्र। सॉस मुस्कुराया। यह ऐसा है अंकल सॉस, मैं हाल ही में थाउजेंड साल सिटी में एक छोटे से मुद्दे पर उलझ गया। राजीव मेहरा नाम का एक लड़का। रुको रुको, क्या मेहरा? राजीव मेहरा। विलियम ने सॉस को एक अजीब नज़र से देखा और फिर धैर्यपूर्वक अपनी बात दोहराई। राजीव मेहरा। विलियम को उम्मीद नहीं थी कि सॉस अचानक उस नाम को सुनकर उछल पड़ेगा। अरे, राजीव मेहरा, तुमने राजीव मेहरा कहा? हाँ, राजीव मेहरा। अंकल सॉस, क्या बात है? विलियम,
वापस बैठने के बाद सॉस के हाव भाव पहले जैसे स्वाभाविक नहीं थे। राजीव मेहरा के साथ क्या हो रहा है? ऐसा है अंकल सॉस, मुझे राजीव मेहरा से कुछ बात करनी है, लेकिन लगता है कि वह मुझे अस्वीकार कर रहे हैं, मुझे बात करने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं 1000 सल्स सिटी में अंकल सॉस की शक्ति का उपयोग करके उन पर कुछ दबाव डालना चाहता था। दबाव? सॉस अचानक घबरा कर चिल्लाया, उसके माथे से पसीना बह रहा था। विलियम को देखते ही उसे कोसने का मन हुआ। अरे, क्या तुमने मुझे अंकल नहीं कहा? अगर मैं तुम्हें अंकल कहूं और तुम मुझे जाने दो, मुझसे उस राजीव मेहरा पर दबाव डालने के लिए कहना, क्या तुम्हें लगता है कि पॉइजन फॉग कैनियन में मेरे पास पर्याप्त समस्याएं नहीं हैं? पिछली बार मैंने होप पोशन के कारण उस पर दबाव डाला था और बुरी तरह पीड़ित हुआ था। उसने अकेले ही अपना रास्ता बनाया और 2 संतरी टावरों पर बमबारी की, जिससे मुझे व्यापार मार्ग खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। सॉस उन घटनाओं को याद करके कांप उठा। और तुम चाहते हो कि मैं उस पर दबाव डालूं? क्या तुम चाहते हो कि मैं जहर कोहरे घाटी में निवेश किया हुआ सारा समय बर्बाद कर दूं? सच कहूं तो सॉस ज़्यादातर चीज़ों में उसकी मदद करने के लिए तैयार था, क्योंकि वह विलियम के पिता का दोस्त था और मेहरा परिवार के साथ संबंध बना सकता था। लेकिन जब विलियम ने उसे राजीव पर दबाव डालने के लिए कहा, तो सॉस ने उसे जल्दी से बाहर निकालने का मन किया। विलियम, मैं इस बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसा नहीं था कि वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। सॉस को राजीव मेहरा के हाथों में 2 औषधियां साफ साफ याद थीं। एक का नाम मैजिक स्प्रिंग था और सॉस ने पहले ही इसे आजमाया था और पाया था कि यह बहुत उपयोगी है। हवादार कमरे में एक बोतल रखने से वाइपर नेस्ट के सभी सदस्य लगभग 3 दिनों तक जहर के कोहरे के प्रभावों से प्रतिरक्षित हो जाते थे। लेकिन सॉस दूसरी औषधि का नाम कभी नहीं जानना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि उस औषधि का दिखना वाइपर नेस्ट के अंत का संकेत होगा। उस पर दबाव डालना? कौन किस पर दबाव डाल रहा है? क्यों? विलियम मेहरा थोड़ा चिंतित था। सॉस 1000 सल्स सिटी में उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगर सॉस भी उसकी मदद नहीं कर सकता, तो उसके पास बचा हुआ एकमात्र विकल्प खुद को आरव मेहरा का सामना करने के लिए मजबूर करना होगा। विलियम, मुझे अभी भी कुछ काम है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। जब तुम वापस आओ तो अपने पिता को नमस्ते कहना। सॉस की आवाज़ थोड़ी माफ़ी भरी थी। उसे सच में अफसोस हुआ कि वह विलियम की मदद नहीं कर सका। वह अपनी दोस्ती का बदला नहीं चुका सका और मेहरा परिवार के करीब आने के इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा सका। लेकिन सॉस राजीव मेहरा का दुश्मन बनने के बजाय पछताना पसंद करेगा। सॉस ने अजीब तरह से ठहाका लगाया और फिर लकड़ी के घर से बाहर निकल गया। ग्रेट मैच बेल, क्या हो रहा है? विलियम कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। होश में आने के बाद उसने बेल से पूछा, अभी भी असमंजस में था। 1 महीने से भी कम समय पहले राजीव मेहरा पॉइजन फॉग कैनियन में आया, दर्जनों लोगों को मार डाला, 2 संतरी टावरों को उड़ा दिया और फिर लीडर सॉस से उसके लिए एक व्यापार मार्ग खुलवा दिया। जब उसने अपनी बात पूरी कर ली तो बेल भी चला गया। विशाल लकड़ी के घर में सिर्फ विलियम ही बचा था। चिमनी में जलाओ लकड़ी चटक रही थी और कमरे में सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन इस समय विलियम मेहरा को एक तेज ठंड महसूस हो रही थी। वह हमेशा से अपने छोटे चचेरे भाई को नीची नज़र से देखता रहा था, लेकिन पता चला कि वह वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जो सॉस को डर से पीछे हटा सकता था। वह सॉस था, हजारों सल्स सिटी की नंबर 1 भूमिगत शक्ति का नेता, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके लिए कई हजार अधीनस्थ अपनी जान देने के लिए तैयार थे। राजीव मेहरा के नाम के उल्लेख मात्र से डर से उछल पड़ा। विलियम को लगा कि दुनिया पागल हो रही है। 1000 सल्स सिटी में वापस आने के बाद उसे लगा कि उसके पास अपने चचेरे भाई के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। चूंकि सॉस ने मदद करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसे चीज़ों को समझने के लिए अपनी क्षमता पर निर्भर रहना होगा। उसे अपने छोटे चचेरे भाई का सामना करने का कोई भरोसा नहीं था। लेकिन इस समय उसके पास कोई भरोसा था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह केवल अपने चचेरे भाई को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर सकता था। इस प्रकार विलियम मेहरा ने पूरी दोपहर बाहर बिताई, 1000 सल्स सिटी के आधे हिस्से में घूमते हुए, हर जगह अपने छोटे चचेरे भाई के बारे में पूछते हुए। ... जब विलियम 1000 सल्स सिटी में घूम रहा था, तब आरव मेहरा गिल्डेड रोज में कड़ी मेहनत कर रहा था। ऑब्सीडियन फ्लावर सैप की टेस्ट ट्यूब आरव मेहरा के सामने रखी गई थी, साथ ही फेंके गए ड्राफ्ट पेपर का एक बड़ा ढेर भी रखा गया था। इन फेंके गए कागज के टुकड़ों पर बहुत सारी कीमिया की रचनाएं बनाई गई थीं। कुछ पूरी हो गई थीं जबकि कुछ पर केवल कुछ रेखाएं थीं। यह अच्छा नहीं है, ग्लो मेरे को जोड़ने से मन का चक्र नष्ट हो जाएगा। एक और ड्राफ्ट पेपर को मोड़कर रिफाइनिंग टेबल पर फेंक दिया गया। ये पहले से ही 30वां डिज़ाइन था जिसे आरव मेहरा ने त्याग दिया था। आरव मेहरा ने कीमिया प्रयोगशाला में पूरा दिन बिताया, इस प्रक्रिया को दोहराते हुए, डिज़ाइनिंग, ड्राफ्टिंग और त्यागते हुए। वास्तव में ये सभी डिज़ाइन पूर्णता से बस कुछ ही कम थे। अगर वे फैल गए और दूसरों ने उन्हें देखा तो वे कई महान कीमियागरों को उत्साह से पागल कर देंगे। लेकिन आरव मेहरा अभी भी असंतुष्ट था, क्योंकि वह इस बार ऑब्सीडियन फूल के रस का उपयोग करना चाहता था। आरव मेहरा ने इस तथ्य का लाभ उठाकर कुछ रस निकाला था कि ऑब्सीडियन फूल अभी अभी लगाया गया था, इसलिए इसकी विषाक्तता अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंची थी। आरव मेहरा ने सोचा कि वह इसका उपयोग कुछ औषधियों को मिश्रित करने के लिए कर सकता है।
यदि इससे कोई औषधि सफलतापूर्वक मिश्रित हो जाती है तो यह अनिवार्य रूप से एक मास्टर कीमियागर होगा। रैंक मास्टरपीस। लेकिन आरव मेहरा को जल्दी ही पता चल गया, उसके पास इसके साथ जोड़ी बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। ऑब्सीडियन फूल की विषाक्तता वास्तव में बहुत भयावह थी। आरव मेहरा ने अपने संग्रह में खोजबीन की, लेकिन वह ऐसा कोई नहीं ढूंढ पाया जो काम आ सके। अंत में आरव मेहरा के पास औषधि बनाने का काम छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने एक जादुई उपकरण पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आखिरकार 20 से ज़्यादा डिज़ाइन बनाने के बाद भी वह अभी तक एक ऐसा डिज़ाइन नहीं बना पाया था जो उसे संतुष्ट कर सके। ये परेशानी भरा था क्योंकि ऑब्सीडियन फ्लावर सैप की विषाक्तता वाकई बहुत भयंकर थी। अगर वह जादुई उपकरण बनाया जा सकता था तो उसमें निश्चित रूप से एक उच्च जादूगर की शक्ति होगी, लेकिन साथ ही क्राफ्टिंग प्रक्रिया के दौरान एक भी गलती नहीं होनी चाहिए थी। डिज़ाइन भी एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। शाम तक आरव मेहरा ने 36 डिज़ाइन त्याग दिए थे। एक और ड्राफ्ट फेंकने के बाद आरव मेहरा ने कागज़ का एक नया टुकड़ा तैयार नहीं किया। उसने अपनी आंखों की मालिश की और इस पर काम शुरू करने के बाद पहली बार टेबल से नज़र हटाई। आरव मेहरा को पता था कि अगर वह ऑब्सीडियन फ्लावर सैप का इस्तेमाल मैजिक टूल बनाने के लिए करना चाहता है तो उसे एक दिन से ज़्यादा समय लगेगा। आसमान का रंग देखकर आरव मेहरा ने पैकिंग शुरू कर दी, फिलहाल के लिए तैयार। दस्तक दस्तक दस्तक। दरवाजे से आवाज़ गूंजी, अंदर आइए। आरव मेहरा ने आगमन को स्वीकार करते हुए ड्राफ्ट पेपर हटा दिए। इस समय इतने सम्मानपूर्वक दस्तक देते हुए या तो फाल्यू या रैमी होना चाहिए था। कीमिया प्रयोगशाला के दरवाजे खुले, लेकिन आरव मेहरा की उम्मीदों के विपरीत यह उन दोनों में से कोई नहीं था। इसके बजाय यह उसका बड़ा चचेरा भाई था जिसे उसने पूरे दिन नहीं देखा था। ये तुम हो? आरव मेहरा ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। सच कहूं तो ये बिन बुलाए बड़ा चचेरा भाई उसे काफ़ी सिरदर्द दे रहा था। शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने से काम नहीं चला, फिर भी उसे खुश करने से भी काम नहीं चला। उस लड़के में बहुत घमंड था, वह पूरे दिन इशारे करता रहता था और बातें करता रहता था, जिससे पिछले 2 दिनों में आरव मेहरा काफ़ी नाराज़ हो गया था। लेकिन वह उसे भगा नहीं सकता था, क्योंकि आरव मेहरा को अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि ओकलैंड में रहने वाला मेहरा परिवार उसमें क्यों दिलचस्पी रखता है। इस सवाल का जवाब विलियम मेहरा के पास था। विलियम ने कहा था कि मेहरा परिवार उसकी स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आरव मेहरा जानता था कि यह पूरी तरह से एक बच्चे को बहलाने की कोशिश थी। मेहरा परिवार किस तरह की बड़ी ताकत थी। हर पीढ़ी में सैकड़ों मेहरा बच्चे थे, तो वे सभी बिखरे हुए सदस्यों की देखभाल कैसे कर सकते थे। यहाँ मुख्य शाखा का एक बच्चा उसके कर्ज को चुकाने और उसे जादूगर रैंक तक पहुंचाने में मदद करने के लिए दौड़ा दौड़ा आया था। वह क्या था? इस प्रकार आरव मेहरा विलियम के सीधे साधे होने का इंतजार कर रहा था। ये वो। लेकिन आरव मेहरा को आश्चर्य हुआ कि आज का विलियम अच्छी स्थिति में नहीं लग रहा था। कीमिया प्रयोगशाला के बाहर खड़े होकर वह थोड़ा सा सहमा हुआ था, मानो प्रयोगशाला में किसी राक्षस की मौजूदगी उसे कुछ कदम आगे बढ़ने से रोक रही हो। आरव मेहरा को नहीं पता था कि उसका अनुमान वास्तव में सही था। अब विलियम की नज़र में मुख्य कबीले से बाहर का ये छोटा चचेरा भाई एक राक्षस के समान था। पूरी दोपहर तक विलियम आधे 1000 सल्स सिटी में आरव मेहरा के बारे में पूछता रहा, और जितना ज़्यादा वह पूछता उसका डर उतना ही बढ़ता जाता। विलियम मेहरा को आखिरकार पता चल गया कि मेहरा परिवार की बुद्धिमत्ता इतनी असंगत क्यों थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजीव मेहरा कुछ महीने पहले तक एक बेकार जादू प्रशिक्षु था, और इसके अलावा वह कई सालों से 9वीं रैंक पर अटका हुआ था। कुछ महीने पहले गिल्डेड रोज एक खाली भूसा था, और कुछ घटिया जादुई सामग्रियों के अलावा इसमें सिर्फ एक खाली लॉबी थी। फिर भी कुछ महीने पहले सब कुछ बदल गया था। मूल रूप से उदासीन राजीव मेहरा एक रात में बदल गया। वह एक जादू प्रशिक्षु के रूप में अपनी स्थिति से अलग हो गया और एक सच्चा जादूगर बन गया। इसके बाद उसने 1 मिलियन से ज़्यादा सोना खर्च किया, 4 दुर्लभ जादुई सामग्री जीती, और फिर होप पोशन, ड्रैगन स्ट्रेंथ पोशन और मेडिटेशन पोशन को मिलाया गया, और गिल्डेड रोज ने बहुत तेज़ी से विकास किया और अब वह 1000 सल सिटी की सबसे बड़ी कीमिया की दुकान बन गई। यह उस साल के फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बहुत पीछे नहीं थी। सबसे भयावह हिस्सा ये था कि अज्ञात कारणों से राजीव मेहरा ने हज़ारों पालों वाले शहर के कई शीर्ष अस्तित्वों के साथ किसी तरह का संबंध बनाने में कामयाबी हासिल की थी। वह लान मोनाक स्ट्रीट गया और सिल्वर मून मर्सेंडरीज के साथ एक सहकारी समझौता किया, और फिर जब वह ब्लैक हॉर्न नीलामी में गया तो कैडिगर ने उसे एक महत्वपूर्ण अतिथि के रूप में माना और यहाँ तक कि फेल्यू को भी, जिसे वह एक बेटे की तरह मानता था, गिल्डेड रोज में भेजा। वहाँ सेज टॉवर भी था, जिसमें सोलोमन खुद गिल्डेड रोज में गया और राजीव के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए अल्केमिस्ट गिल्ड की मार्केट सुपरविजन टीम के एक सदस्य को डांटा। विलियम ये सब समझ नहीं पाया। अगर हाईमेज सोलोमन ने राजीव मेहरा की ओर से अल्केमिस्ट गिल्ड के एक सदस्य को डांटा, तो फिर राजीव का अल्केमिस्ट गिल्ड के साथ इतना अच्छा रिश्ता क्यों था? न केवल महान अल्केमिस्ट बासोरो अक्सर गिल्डेड रोज का दौरा करता था, बल्कि मास्टर अल्केमिस्ट लिस भी व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने जाता था। क्या ये थोड़ा बहुत अतार्किक नहीं था? विलियम मेहरा सच में डर गया था। अब जब वह आरव मेहरा के सामने खड़ा था तो विलियम को यह भी नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए। क्या उसे पिछले थप्पड़ों का जिक्र करना चाहिए, या लीडर लिस के जरिए उसे फंसाने की पिछली कोशिश?
अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो बस कह दो। आरव मेहरा ने झल्लाहट में अपना सिर हिलाया। हालांकि यह बड़ा चचेरा भाई पहले की तुलना में एक अलग व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा था, आरव मेहरा ने खुद को ढालने में कामयाबी हासिल की। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ जाओ। आरव मेहरा ने समय देखा और ये देखते हुए कि अभी भी काफ़ी सुबह थी, उसे जाने की जल्दी नहीं थी। वह सुनना चाहता था कि उसका चचेरा भाई यहाँ क्या कहने आया है। कीमिया प्रयोगशाला में प्रवेश करने के बाद विलियम मेहरा ने कीमिया टेबल पर ड्राफ्ट पेपर देखे और उसके पीले चेहरे से अचानक खून सूख गया।